हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप मैंने जितने भी पेपर्स आपको करवाए 2014 से 2020 तक आप लोगों ने कर लिए होंगे, शायद कर लिए होंगे उनको। और अगर नहीं करा है तो कर लेना उनको, कहीं से भी कर लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ये पेपर आपको हेल्प करते हैं, दिखा दूंगी, ये प्रूफ भी करूंगी। अब यहाँ पे जो आज अपन पेपर करने वाले हैं वो 2020 का करेंगे और सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर अपन ने कर लिया है। पैटर्न वही सेम जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे जो ओरिजिनल वेबसाइट है, यूपीएससी की जो वेबसाइट है, उससे जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको मैं सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही अपना पैटर्न चलेगा, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है। मुझे एक और चीज़ आप लोगों को कहनी थी कि किसी ने कमेंट करा था कि हम हिंदी में डिस्क्रिप्शन मत लिखा करो, हम हिंदी के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। कोई बोलता है कि इंग्लिश के अंदर मत लिखा करो, हम इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस बात के लिए कभी भी रोना मत रोया करो मेरे सामने कि हमें हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। दोनों लैंग्वेज बहुत ईजी है और इतनी तो सबको आनी चाहिए कि हमें समझ में आ जाए क्या लिखा है, हम पढ़ सकें उसमें क्या लिखा हुआ है। और इंग्लिश के लिए भी यही चीज़ है और हिंदी के लिए भी यही चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करो। ये सब चीज़ें मेरे से मत लिखा करो कि ये आपने हिंदी में बता दिया या आपने इंग्लिश में बता दिया। नहीं समझ में आ रहा कोई कॉन्सेप्ट तो उसके लिए बता देना, लेकिन इन चीज़ के लिए मत बोलना, क्योंकि जो हिंदी वाला है वो इंग्लिश के लिए प्रॉब्लम करेगा, जो इंग्लिश वाला है वो हिंदी के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो थोड़ा सा मैनेज करके चलो, मैं भी मैनेज करने की कोशिश करती हूँ दोनों में। यहाँ पे देखो, एज पर द बजट एस्टिमेट ऑफ 2019 से 2020 द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे 2019 और 20 का है तो अपन इसको छोड़ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, अपन को मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ वो थोड़ा सा आप देखो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है रिसिप्ट करने वाला, मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो दो होता है, एक तो रेवेन्यू होता है और एक कैपिटल होता है। तो जब अपन रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर दो होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में भी दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट टैक्स की बात करते हो तो उसमें आता है इनकम, कॉर्पोरेट वेल्थ, गिफ्ट, स्टेट और एक्सपेंडिचर। जब आप इनडायरेक्ट की बात करते हो तो उसमें आता है सेल, आता है कस्टम, आता है एक्साइज, आता है सर्विस, आता है एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। फिर नॉन टैक्स की बात करते हो तो नॉन टैक्स में इंटरेस्ट की आती है, रिसिप्ट जो होती है, प्रॉफिट और डिविडेंड आता है, फीस एंड फाइन्स आते हैं, एक्सटर्नल ग्रांट आते हैं और स्पेशल असाइनमेंट और टैक्स आते हैं। और कैपिटल में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे रिकवरी जो लोन की करनी होती है, डिसइन्वेस्टमेंट करा होता है, बोरोइंग होती है और प्रोविडेंट फंड होता है। तो आपको ये वाली जो टेबल है वो याद होनी चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, वही पैसा तो फिर वो खर्च कर दिए, तो वो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है वो ये चीज़ बताती है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लो मैंने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर का भी लगा रखा है। एक्सपेंडिचर का भी देख लो, जो बजट होता है गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर होता है वो होता है रेवेन्यू पे, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू में आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड पेंशन, ग्रांट्स और सब्सिडीज में, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस में और डिफेंस सर्विस में। कैपिटल में कहाँ पर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स होता है, ब्रिजेस होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, परचेज ऑफ लैंड होता है, मशीनरी होती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होता है, यहाँ पे लोन्स टू स्टेट और फॉरेन गवर्नमेंट होती है और रीपेमेंट ऑफ लोन होता है। तो यहाँ पे इसको चेक करना और इसको यहाँ पे चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके हिसाब से आप आंसर देख लेना, करवाने की तो जरूरत नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज पर द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, India's rank has improved from 142 in 2014 to 63 in 2019. During this period, in which one of the following parameter has India's been deteriorated? कौन सा पैरामीटर है जो गिरा है, जिसमें गिरावट आई है? तो ये वाला करंट का क्वेश्चन है, इसको भी अपन छोड़ सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा करंट लेवल का देखो, जो करंट के लोग पूछ रहे थे डायरेक्ट नहीं पूछ के, ये लोग अपन ऐसे पूछ रहे थे कि इंडिया के इस इंडेक्स में कौन सी रैंक रही है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि कौन से पैरामीटर में डिक्लाइन आया है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स को इन्होंने हाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, Which one of the following statement with regard to National Food Security Act is not correct? National Food Security Act जो आया था उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि ये जो एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था ईयर 2013 में, रोल्ड आउट हुआ था 2014 में। ये जो एक्ट है, द एक्ट लीगली इंटाइटल्ड 67% ऑफ द पॉपुलेशन टू रिसीव हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। द एक्ट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक्ट है, ये वाला आप खुद सोचो, क्या ये किसी स्टेट में ऐसा बोलेंगे कि दिल्ली के अंदर नहीं होगा और गुजरात के अंदर नहीं होगा और सारी जगह इंप्लीमेंट होगा, मणिपुर में नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, केरला में होगा, राजस्थान में होगा और जम्मू कश्मीर में होगा? नहीं ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी, पूरा जो नेशन है उसकी फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है, अगर वो एरिया स्पेसिफिक बना रही है तब तो चलेगा, लेकिन अगर वो नेशन के लिए बना रही है तो सब जगह इंप्लीमेंट होगा।
कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट इज नॉट बिंग, तो नॉट नहीं होगा, इंप्लीमेंट बोला इन्होंने, तो इसका आंसर ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि हमसे पूछा है नॉट। अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे ये इंटाइटल, ये देखो कब आया था, 2013 को, जुलाई 5, 2013 मेड अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच। 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% of the urban पॉपुलेशन सिस्टम, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो 2/3 पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो इस एक्ट में कवर करेंगे। इसके अंदर देखो, द एक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एंड ऑन ऑल इंडिया बेसिस आउट ऑफ द मैक्सिमम कवरेज ऑफ द 81.35 करोड़ पर्सन, अराउंड 80 करोड़ पर्सन हैव बीन कवर। तो ये सब जगह है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, डिफाइन द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, सेंटर की और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा लोकेशन फॉर रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स टू स्टेट और यूटी, और जो स्टेट और यूटी होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। फूड ग्रेन जो खाने का सामान है वो तो सेंटर प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका काम कौन करेगा, स्टेट करेगा। फिर यहाँ पे ये आपको पता है कि जो राइस होता है वो 3 रुपये पर केजी मिलता है, जो गेहूं होता है वो 2 रुपये पर केजी मिलता है, और जो कोर्स ग्रेन होता है वो 1 रुपये पर केजी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो यहाँ पे एक बात बताती हूँ। मैं इंटर्नशिप कर रही थी गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पे जो मुझे ऑफिस मिला था, तो वहाँ पे जिस रूम में मैं बैठती थी उसके अंदर एक और लेडी थी, क्लर्क ही थी वो, लेकिन वो क्या कर रही थी कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है 1 रुपये और चावल गेहूँ वगैरह, वो उठा रही थी, ठीक है। तो उस उठाने के कारण क्या हो रहा था कि मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि मेरे सामने उनके पास नोटिस आया था एक गवर्नमेंट से। तो मुझे कैसे पता चला, वैसे वो मुझे कुछ बताती नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जो ऑफिस, मतलब जो हमारे ऑफिस के अंदर वहाँ पे सीनियर थे, वो उनको बोल रही थी, उनको ना नोटिस दिया गया था और उनको बोला था कि आपने जितना ये उठाया है उसका जितना पैसा बनता है, 25-30 हज़ार कुछ बन रहा था अप्रॉक्सीमेटली, उसको आप जाके सबमिट करो। सबमिट, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, एक लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो जो गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं होता, और उनकी तो गवर्नमेंट जॉब थी। तो उसी ऑफिस के अंदर जो जिसके पास दूसरा डिपार्टमेंट था, उनके पास गई थी कि मेरा ऐसा होता है ना, ऑफिस में भी ग्रुपिंग होती है, तो उनके पास जो हेड थे उनके पास गई थी कि मेरा ये जो माफ़ है, मतलब ये जो 30-35 हज़ार का जो मुझे भुगतान करना है, आप उसको माफ़ करा दो। तो कुछ उनमें बात चल रही थी, तब मेरे को ये पता चला था कि इसके अंदर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो अगर वो उठाता है गेहूं वगैरह, ये उन लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, या फिर जो गवर्नमेंट ने पैरामीटर फिक्स कर रखे होते हैं, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखे होते हैं, उन्हीं के लिए होती है। तो उनको फाइन भरना होता है। अब उन्होंने भरा या नहीं भरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about Indian economy during 19 और 20 is not correct? अब देखो यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना, उसे डायरेक्टली क्वेश्चंस जो पूछे इन्होंने करंट से रिलेटेड पूछ लिए, तो ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। फिजिकल डेफिसिट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने देख रखी है, और कभी एकदम डेफिनेशन वगैरह में आएगा तो बता दूंगी। इसका आंसर तो ये चीज है, लेकिन छोड़ो इसको अभी। एज पर द बजट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 19 एंड 20। देखो यहाँ पे बजट के बारे में पूछ लिया कि मैक्सिमम किसको दी गई थी, करंट का है तो इसको छूट दो, फूड सब्सिडी दी गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल इन द ईयर। अब देखो मिनिमम रेनफॉल का अगर आप बात करोगे तो बेंगलुरु तो होगा, साउथ के अंदर है, तो इस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होती है। न्यू दिल्ली की बात करोगे तो यहाँ तो पॉल्यूशन के कारण हालत बुरी है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश होती है। अब आप बोलोगे कि जोधपुर और लेह, तो देखो लेह में भी नॉर्मल लोगों का होगा कि राजस्थान में जोधपुर है तो जोधपुर में कम बारिश होती होगी, लेकिन उससे भी कम जो होती है वो लेह के अंदर होती है। लेह का जो टेरेन है ना, वहाँ पे रेनफॉल पूछा, तो रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होती है। वहाँ का जो ड्राई, जो सर्दी वाला जो क्लाइमेट, मैं कभी लेह नहीं गई हूँ, लेह लद्दाख मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने जो रील्स वगैरह या वीडियोस वगैरह बहुत देखे लेह के, जो बाइक ट्रिप वगैरह करते हैं, रोड ट्रिप करते हैं ना उन लोगों की, तो वहाँ का जो टेरेन है ना वो ऐसा है कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत हाइट पर है, लेकिन वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। आपने अगर सुना होगा तो द्रास नाम का कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना मिनिमम रेनफॉल की बात करी गई है तो वो लेह होगा, ना कि जोधपुर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब 7th वाला क्वेश्चन देखो। टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। टिम्बर वेजिटेशन जो होती है वो कौन से रीजन में नहीं फाइंड करी जाती है, वो पूछा गया। अब देखो टिम्बर मतलब लकड़ी बेसिकली, तो यहाँ पर इमारती लकड़ी में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे सागवान हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि जो टिम्बर लकड़ी होती है वो कहाँ नहीं पाई जाती, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में, अल्पाइन में और टुंड्रा में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी सब ट्रॉपिकल की, पहले तो इस चीज़ को समझ लो ये रीजन कहाँ से होते हैं, तो आपको अपने आप इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इन्होंने पूछा नॉट, कहाँ नहीं पाई जाती। अब देखो इस वाले मैप को अगर आप देख रहे होंगे
देखो टुंड्रा रीजन दे रखा है, तो ये जो लाइट ब्लू कलर है ना, ये वाला, ये टुंड्रा रीजन दे रखा है इसमें आपके अंदर पूरा, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट को देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो है लाइट ग्रीन का कलर जो है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला पूरा ट्रॉपिकल है, ठीक है, ये जो ट्रॉपिकल आ रहा है पूरा रीजन। और टेम्परेट की बात करोगे तो टेम्परेट जो है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन वाला कलर है, ये टेम्परेट रीजन है। फिर उसके बाद यहाँ पे तो टाइगा आ जाता है, ये वाला रीजन आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ आप लोगों को, फिर आपको उसको समझ में आ जाएगा कि देखो ये सवाना है, सवाना देखो ये सवाला जो है ना, ये सवाना है। अभी सवाना पे भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सवाना वाला है, ठीक है, और ये ग्रासलैंड है, ये येलो वाला। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखो ये जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है ना, 0 डिग्री यहाँ से कहीं निकलता है, 0 डिग्री इंडिया के यानी यहाँ से कहीं निकलता है, ठीक है, ये 0 डिग्री निकलता है। फिर यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 पे होती है। फिर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 63, एक मिनट रुको मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। ये 0 डिग्री कहीं से मान लो, यहीं से कहीं से निकलता है, ये जो होता है वो 23, ये होता है यहाँ पे 63, और यहाँ पे होता है ये लास्ट वाला पोलर को लाइन मान लो यहाँ पे। तो ये वाला इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री होता है, इसके आसपास जो वेजिटेशन वगैरह, क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया था कि वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस होती है, यहाँ पे जो डिसीजेज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन, बारिश हो रही होती है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर या फिर जो क्लाइमेट होता है वो ऐसा ही होता है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है, इसलिए अफ्रीका में लोग जो होते हैं वो बहुत बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादातर वहीं से पनपती हैं। ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के बाद यहाँ पे आओगे तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इससे ऊपर आओगे तो यहाँ पे टेम्परेट कहलाएगा, और टेम्परेट से ऊपर आओगे तो ये पोलर कहलाएगा। तो जो वेजिटेशन होता है ना इक्वेटर पे, सबसे जैसा ये नॉर्थ में जा रहा है वैसे ही ये साउथ में भी आ रहा है। तो जो वेजिटेशन होता है वो सबसे ज़्यादा डेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ से धीरे धीरे होते वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो क्योंकि अब इसको थोड़ा सा समझ लो टिम्बर के बारे में। टिम्बर जो होती है वुड होती है जो प्रोसेस करी जाती है इनटू बीम्स और प्लांक्स के अंदर। इसको लुम्बर जो होता है वो यूएस और कनाडा में कहा जाता है। ये हाउस को बनाने में और फर्नीचर्स के लिए यूज करी जाती है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। अब देखो टिम्बर्स जो होती है वो कहाँ कहाँ फाइंड करी जाती है। टिम्बर्स जो होती है वो फाउंड करी जाती है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन में। यहाँ पे कहीं पे भी टुंड्रा है क्या? नहीं है। तो आंसर तो वो हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। लेकिन यहाँ पे आप देख लो सब ट्रॉपिकल भी देख लो क्या होता है, टेम्परेट भी देख लो। सब ट्रॉपिकल जोन जो होती है क्लाइमेट जोन नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिकल जोन के आसपास, ये जो 23 और अप्रॉक्सीमेटली 35 के बीच के अंदर होती है। टेम्परेट जो जोन होती है मैंने आपको बता दिया, उससे ऊपर होती है। और यहाँ पे इसके रीजन में क्या होता है, ना तो एक्सट्रीम नहीं होती, ना तो हॉट ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा नहीं होती और कोल्ड भी ज़्यादा नहीं होता। टेम्परेट मतलब होता है मॉडरेट। फिर अल्पाइन रीजन के अंदर बात करोगे तो इतना स्क्वायर किलोमीटर है जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड वगैरह। और टुंड्रा जो रीजन होता है वो ट्रीलेस होता है। पोलर डेजर्ट रीजन होता है जो कि हाई लैटिट्यूड पे पाया जाता है। पोलर रीजन अलास्का में, कनाडा में, रशिया में, ग्रीनलैंड में, आइसलैंड में और स्कैंडिनेविया और सब अंटार्कटिक आइसलैंड्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे लॉन्ग और ड्राई विंटर्स होते हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 6 महीने की, 6 महीने नहीं होता एग्जैक्टली, 3 महीने का करीब होता है, एकदम कंप्लीट डार्क और कंप्लीट पूरा उजाला। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन के अंदर टिम्बर वेजिटेशन नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास यहाँ पे क्या है। 8th वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि भारत की डेकेडियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन परसेंटेज वॉज हाइएस्ट इन द ईयर। हाइएस्ट कौन से ईयर के अंदर है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो इसका जो आंसर है ना वो आंसर की के अंदर 1981 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1971 है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे देख लो, इसकी ग्रोथ रेट वाली देख लो आप एक बार। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट देखना, यहाँ पे सेंसस देखना, ये एनसीईआरटी का ये है, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन देखना। तो यहाँ पे देखो 1971 के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 24.80 है। फिर 1981 के अंदर आप देखोगे तो 24.66 है, यहाँ पे 0.66 है और यहाँ पे 0.80 है। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा हुआ? ग्रोथ रेट जो होगी वो 1961 से 1971 के बीच में होगी। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, ना कि 1981। लेकिन आंसर की में इन लोगों ने ये चीज़ दे रखी है, तो मुझे नहीं पता अब इसका आंसर आप क्या मानोगे, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी भी यही चीज़ कह रही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है 1971। आंसर की ने 1981। अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर की में आप क्या मार्क करोगे? अब सेम क्वेश्चन अगर आ गया पेपर के अंदर तो आप क्या मार्क करोगे? 1981 मार्क करोगे। क्यों मार्क करोगे? क्योंकि यूपीएससी ने इसको आंसर माना है। ठीक है, आप फिर अगर आपका वो गलत मानती है यूपीएससी पेपर के अंदर तो आप उसको, यूपीएससी ने आंसर माना है इसलिए हम भी इसको 1981 करेंगे। और अगर यूपीएससी फिर उसको गलत मानती है तो आप उसके खिलाफ फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर पहले उन्होंने ये सही माना था और अब ये गलत माना है। एक बार फिर भी इस चीज को चेक कर लेना, मैंने यूपीएससी की जो साइट है वहां से उसके आंसर की डाउनलोड करी थी, तो उसके अंदर 1981 है, तो आप एक बार चेक करना
शायद मैंने कहीं और साइड से होगा या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो एक बार फिर खुद भी चेक कर लेना कि उसके अंदर 8th वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी दे रखा है, लेकिन जबकि उसका एक्चुअल आंसर जो है वो सी है 1971, क्योंकि इसमें क्या है 24.80 ग्रोथ रेट है और यहाँ पर इसके अंदर बात करेंगे तो 24.66 ग्रोथ रेट है, तो हमारे हिसाब से यही बड़ा है, तो इसलिए 1961 से 1971 के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ देखी गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है द आइसोथर्म लाइन विच डिवाइड्स इंडिया नॉर्थ एंड साउथ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी इज। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आइसोथर्म कौन सी लाइन होती है जिसके अंदर इक्वल टेम्परेचर होता है, तो जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे देखो ये लगा रखा है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो सोलर रेडिएशंस वगैरह जुलाई के मंथ में क्या होता है, लैटिट्यूड पे टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, कितना रहता है, ये सारी देखो इन्होंने आंसर दे रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस, इसको थोड़ा सा बड़ा देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जनवरी में, और ये कौन सी आइसोथर्म्स लाइन है। सो अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये वाली जो जा रही है वो कौन सी जा रही है, 20 डिग्री जा रही है विंटर के मंथ में, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखो अगर अपन को ये चीज़ नहीं पता हो, डायग्राम को नोटिस ना करा हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं। देखो एक्चुअली में क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम भी लगा रखा है मैंने, यहाँ मुझे मिल गया था, ये मार्क करा हुआ किसी ने कर रखा है। तो ये जो लाइन जाती है ये कितनी जा रही है 20 डिग्री सेल्सियस जा रही है, तो यहाँ पे और ये 20 नीचे है और ये ऊपर है 21, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 24, अब देखो जनवरी, अगर आप इसको टेम्परेचर जो है जनवरी का दे रखा है, आंसर तो मुझे आइसोथर्म का मिल गया है, लेकिन अगर आप इसको तुक्का लगाते हो तो इस चीज़ को छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि देखो इसका कोई तरीका, एग्जैक्ट तरीका नहीं है। जनवरी में बहुत ठंड होती है, यानी अपने पास यहाँ पे टेम्परेचर 8, 9, 5 चला जाता है, तो यहाँ पे अगर दिल्ली वगैरह, आप दिल्ली में रहते हो तो बहुत कम जाता है टेम्परेचर, उत्तराखंड वगैरह में रहते होंगे तो और भी कम जाता है, और 20 डिग्री साउथ में तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा और थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है टेम्परेचर के बारे में, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी एकदम पास में दे रखे हैं, 10 दे रखा है, 25 दे रखा है, 15 दे रखा है और 20, 5 का डिफरेंस दे रखा है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो करना, नहीं तो इसको छोड़ देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको दिखा दिया एनसीईआरटी में ये चीज गिवन है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट कौन सा रिप्रेजेंट करता है। अब सवाना जो मैंने आपको दिखाया था मैप के अंदर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सवाना कौन सा रीजन है ना। अब यहाँ पे इसको अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर सवाना क्या होता है, पहले तो वो चीज समझ लो। सवाना रीजन वो रीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि इसको कहा जाता है लैंड ऑफ बिग गेम, क्योंकि अगर आपने डिस्कवरी वगैरह या फिर नेशनल ज्योग्राफी के अंदर आपने देखे होंगे जो एनिमल वगैरह पे वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जो भैंस वगैरह हैं, बुल्स वगैरह हैं, उनका ज़ेब्रा वगैरह का जो लॉयन है वो शिकार पे बैठे रहते हैं। तो वो सवाना जहाँ पे क्या होता है, जो ग्रासेस होती हैं, टॉल ग्रासेस होती है जिसे एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, और ट्रीज जो होते हैं उनकी सेक्रेसिटी होती है, और जो ट्रीज होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं। देखो ये जो रीजन है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स लगे हुए होते हैं, छोटी छोटी सी ग्रासेस होती हैं, डाफ जो होते हैं, डाफ मतलब छोटे प्लांट्स होते हैं, और ये बड़े बड़े से प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और घने होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, और यहाँ पर जो ग्रास होती है वो बहुत टॉल होती है, 6 से 12 फीट की होती है, जिसमें शेर वगैरह छुप जाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको ये पता होगा। तो वो जो होता है वो सवाना होता है, लेकिन सवाना तो हमें पता चल गया ट्रॉपिकल सवाना, लेकिन अब AW है, DFC है, CW है, तो इसके लिए आपको कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो उससे इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं करा है कि ये किस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक तो कोपेन है, एनसीईआरटी ने कोपेन दे रखा है और शायद एक और दे रखा है, फिर थॉर्नबर्ड भी है, तो और भी क्लासिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ए जो होता है ना, ADC, ये क्या क्या बताते हैं। ये फर्स्ट वाला जो कैपिटल लेटर है वो क्या बता रहा है वो देखो, ए जो होता है वो, अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो इसको देखो, ए जो होता है वो ट्रॉपिकल की बात करता है, बी ड्राई की बात करता है, सी वार्म टेम्परेट की बात करता है, डी कोल्ड स्नो की बात करता है, डी ई जो है वो कोल्ड क्लाइमेट की, और एच जो होता है हाईलैंड की बात करता है। तो अपने पास ए है, अपने पास सी भी है, शायद अपने पास ए है, सी है और डी है। अब अपन को क्या बोला है, ट्रॉपिकल बोला है। तो ट्रॉपिकल सवाना है तो ए तो ट्रॉपिकल को शो कर रहा है, तो या तो ट्रॉपिकल वेट होगा, ट्रॉपिकल मानसून होगा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई होगा। तो या तो AF होगा, AM होगा और AW होगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो AW है अपने पास और AM भी है। अब इन दोनों में से या तो ट्रॉपिकल मानसून है और ट्रॉपिकल ड्राई वेट है। अब मुझे ये बात एक बात थोड़ा सा ध्यान से बताना, AW होगा या फिर AM होगा, क्योंकि दोनों ट्रॉपिकल है। अब M होगा या फिर W होगा, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो देखो M जो है वो मानसून को शो कर रहा है, तो
बताओ मुझे सवाना में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो वहाँ पे डेंस वेजिटेशन नहीं होता, यहाँ पे तो घासें हैं बहुत लंबी लंबी और पेड़ भी बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं और घने होते हैं। सवाना पे भी एक बार वेजिटेशन पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रीज कैसे होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे ये W और M, और यहाँ पे W देखोगे तो ट्रॉपिकल ड्राई और वेट होता है, तो गर्मी भी होती है और वहाँ पे सर्दी भी होती है। ड्राई होता है, ज़्यादा मानसून नहीं आता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा A और W, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई और वेट है सीजन, किसमें, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ लेना। डेसिडुअस ट्री होते हैं, बुश वेल्ड कहा जाता है, टॉल ग्रासेस शॉर्ट ट्रीज होते हैं, टॉल और कोर्स होते हैं, एलिफेंट ग्रास होती है, अम्ब्रेला के शेप में होते हैं ट्रीज, क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं नैरो एज, जो ट्रीज जो होते हैं वो अम्ब्रेला के शेप में होते हैं, ऐसे शेप में होते हैं, ऐसे शेप में होते हैं। क्यों शेप में होते हैं? क्योंकि वो जो विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो चल रही होती हैं, उससे एक्सपोज होने से बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो रेन जो होती है वो डेजर्ट के अंदर मीगर इनटू थॉर्नी सर्ब्स होते हैं, जो रेन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा देखो, रेनफॉल का देख लो, एनुअल जो रेनफॉल होता है वो 80 से 160 सेंटीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। और ये मई में बिगिन होता है और सितंबर तक चलता है। सदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो याद रखना। और कौन सा होता है इसके अंदर? आंसर आ जाएगा AW। तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन 1। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सी टाइप ऑफ सॉइल को सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया है जो कवर कर रहा है? तो A, B, C, D। इंसेप्टिसोल है, एंटीसोल है, एल्फीसोल है और वर्टिसोल है। हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, मैं आपको सारी बता देती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा देखना होगा तो वर्टिसोल, ये अपन ने पहले भी क्वेश्चन लगातार ये 3 बार से कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 19 में भी करा था, 20 के फर्स्ट पेपर में भी करा था और 20 का जो आज सेकंड पेपर है उसमें भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। वर्टिसोल होती है जिस सॉइल के अंदर A और O रीजन होता है, सरफेस क्रैक्स होते हैं। फिर उसके बाद इंसेप्टिसोल बात करोगे तो यंग सॉइल होती है। एंटीसोल की बात करोगे तो ये रिसेंटली जनरली नए जो फॉर्म होती है सॉइल वो होती है, न्यू सॉइल होती है बेसिकली। और अल्फीसोल की बात करोगे तो एल्यूमिनियम और आयरन जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा इंडिया का लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर करने वाली सॉइल है वो कौन है? इंसेप्टिसोल। जो नहीं है, नई वाली जो मिट्टी बनी हुई है वो है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A। ये सारे सॉइल के डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लगती। क्वेश्चन 12 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पास में कौन कौन सी है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोगादिशु वो सोमालिया की कैपिटल है। सिंगापुर आपको पता होगा, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है। कोलंबो की बात करोगे तो श्रीलंका की एक सिटी है। मनीला जो है वो फिलीपींस की कैपिटल है। अब हमें अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो हम इसको आंसर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखो, ये इस वाले मैप को देखो, इस वाले मैप के अंदर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा तो मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी वो यहाँ पर है। सिंगापुर ये रेड मार्क यहाँ पर है। कोलंबो जो है वो श्रीलंका के इधर है, तो ये यहाँ पे मार्क हो गया, लेकिन ये यहाँ पे आएगा। मोगादिशु जो है वो यहाँ पे सोमालिया की राजधानी है। इक्वेटर जो है लाइन अपनी यहाँ से गुजरती है। अब पूछा कि कौन सा पास में है, तो नियरर मनीला और सिंगापुर, ये दोनों तो वैसे हट जाते हैं। मनीला और सिंगापुर की बात करोगे तो सिंगापुर यहाँ पे आ रहा है और मनीला यहाँ पे आ रहा है, तो इक्वेटर से पास में कौन हो गया? सिंगापुर हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। तो 12th का आंसर है अपने पास ऑप्शन B। अब यहाँ 13 क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। 13 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि हु among the following give evidence before the Joint Selection Committee on the Government of India Bill 1919 in the favor of the female franchisee। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 1919 के अंदर फीमेल फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। इसके पक्ष में जॉइंट सिलेक्शन जो कमेटी थी, जॉइंट सिलेक्ट जो कमेटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके सामने किसने ये बात रखी थी? तो इसमें रखी थी एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, हीराबाई टाटा, इन तीनों ने ही ये बात रखी थी। तो इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख लो इस चीज को, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, हीराबाई टाटा, मिथुन टाटा वेंट टू लंदन इन द ईयर 1919 टू गिव एविडेंस बिफोर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल एंड रिसीव वार्म सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द वुमेन्स फ्रीडम लीग एंड द वुमेन्स इंटरनेशनल लीग। कहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाता है, लेकिन जो फुल वोटिंग राइट वुमेन्स को कब मिले थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1950 के अंदर मिले थे। तो आज वुमेन्स और जो मैन होते हैं दोनों का इक्वल है वोट का परसेंटेज। अब बस यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो डील करता है इलेक्शन टू द हाउस एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इस वाले जो क्वेश्चन का है ये भी सही है, इस वाले क्वेश्चन का ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय
मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया जो मूवमेंट है वो कहाँ पे स्टार्ट करा गया था, वो चीज़ पूछी गई है। तो पटना, अलीगढ़, भोपाल और गुरदासपुर। गुरदासपुर कहाँ पर है? पंजाब में। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। अहमदिया मूवमेंट जो है 1889 के अंदर कादिन, पंजाब, इंडिया के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा स्टार्ट करा गया था। ये टाइम था रिलीजियस और सोशल अपहीवल। ये टाइम कहाँ पे? अब यहाँ पे 14th वाला क्वेश्चन देखो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय द मिर्ज़ा गुलाम अहमद। यहाँ पे दे रखा है पटना, अलीगढ़, भोपाल, गुरदासपुर। तो गुरदासपुर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, द अहमदिया मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1889 इन कादिन, पंजाब। तो गुरदासपुर और वो एरिया एक सब पंजाब के अंदर ही है, तो आंसर पंजाब हो जाएगा। इंडिया बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद। और यहाँ पे क्या हुआ था, इसका मतलब क्या था, ये क्या मानते थे कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है ना वो एक मसीहा है, और वो किसने आए हैं, वो धरती पर आए हैं, जो वॉर हो रही है, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने आए हैं। वो एक मसीहा हैं जो कि पीस को, जस्टिस को स्थापित करेंगे। तो ये इस पे बेस्ड था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसके लिए थोड़ा सा इतना बहुत ध्यान रख लो। तो इस्टेब्लिश ऑन अ लिबरल एंड यूनिवर्सल रिलीजन प्रिंसिपल फॉर ऑल पीपल जस्ट लाइक ब्रह्मो समाज। तो इसका भी वही था कि जो पीस को, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, With whom did the Subhash Chandra Bose form an alliance to destroy the Howell movement in Calcutta during 1939 से 40? अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लो कि हलवेल स्मारक हैं वो क्या चीज़ होते हैं। हलवेल स्मारक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लो। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था। किसकी याद में बनाया गया था? जॉन जेफनिया हॉलवेल की याद में बनाया गया था। और हॉलवेल क्या था, उन्होंने 1756 के अंदर बंगाल में जो नवाब सिराजुद्दौला के सैनिकों ने यहाँ पे 146 ब्रिटिश नागरिकों को, या फिर कैदियों बोल दो, ब्लैक होल ऑफ कोलकाता में बंद कर दिया था। जिसमें से अगर आप लोगों को ये ब्लैक होल वाला जो केस पता होगा, ये ब्लैक होल के अंदर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। इतना छोटा सा कमरा था, हवा जो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, इसलिए दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो उस चीज़ के बारे में बात है। तो यहाँ पे इतिहासकारों ने इसे झूठा और बढ़ा चढ़ बताया हुआ करार दिया है। तो यहाँ पे इसको बढ़ा चढ़ा के बताया था, ब्रिटिशर्स ने, ये चीज़ बात करी गई है। तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इसको हटाने की मांग इसलिए क्योंकि ये भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश दुष्प्रचार का प्रतीक था। उन्होंने इसे औपनिवेशिक दमन का प्रतीक बताते हुए भारतीय जनता को इसके विरोध में एकजुट किया था। नेताजी के आह्वान पर युवा क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मारक को उखाड़ फेंका था। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है किसके साथ करा गया था, तो ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे देखो, हॉलवेल मूवमेंट जो कलकत्ता के अंदर हुआ था, किसके साथ करा गया था? मुस्लिम लीग के साथ। तो इसका आंसर ये चीज़ हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया अपन को पता है। यहाँ पे हिंदू महासभा और यूनियनिस्ट पार्टी दोनों के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखी, अपन ने पहले कर रखा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोनों के अंदर। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 16 करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन किसने बनाई थी? तो ये लाला लाजपत राय ने बनाई थी। देखो यहाँ पे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय लाला लाजपत इन 1920 इन बॉम्बे टू फैसिलिटेट द सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो अपने पास ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, इनका नाम ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इनके अंदर कौन कौन जुड़े हुए थे। प्रोमिनेंट लीडर थे मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, CF एंड्रयू, BP वाडिया और NM जोशी। तो यहाँ पे जो NM जोशी है ना, इनका नाम भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से लिया जाता है। लेकिन जो BP वाडिया है ना, ये भी इसके मेंबर थे, लेकिन इन्होंने क्या करा था, मद्रास लेबर यूनियन जो हुई थी मद्रास लेबर यूनियन जो हुई थी 1918 के अंदर, वो उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। तो जो BP वाडिया है ना, उनका सबसे ज़्यादा प्राइम, जो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं ना, जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो मद्रास लेबर यूनियन को इस्टेब्लिश करने में माना जाता है। और वो कब हुई थी? 1918 के अंदर, इससे 2 साल पहले। यहाँ पे जब अपने पास ऑप्शन दे रखा है BP वाडिया, तो ये मद्रास के लिए है। SA डांगे जो है, अपने पढ़ रखा होगा, ये पत्रिका थी, वो निकाली थी सोशलिस्ट, और यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था। NM जोशी जो है, वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रिएटेड की बात कर रहे हैं फर्स्ट नाम, तो NM जोशी यहाँ पे नाम आ जाएगा। देखो, BP वाडिया भी थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर ऑप्शन में ऐसा है तो BP वाडिया से आप मद्रास लेबर यूनियन के लिए करोगे टिक।
यहाँ पे एनएम जोशी आ जाएगा और बीटी राणादेव भी थे, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे, तो ये सारे कम्युनिस्ट ही हैं। लेकिन इसका आंसर जो अगर आप पूछोगे लाला लाजपत राय के अलावा कौन सा हो जाएगा, एनएम जोशी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडियन। देखो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट तक पहुंचना होता है। कभी कभी एक तो या तो हमें एकदम एग्जैक्ट पता होगा या फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वहां पहुंचना होगा। Which one among the following was the India's first trade union in the proper sense of the term? तो इंडिया के सेंस के अंदर फर्स्ट ट्रेड यूनियन प्रॉपर सेंस के अंदर कौन सा था, तो वो मद्रास लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन हो जाएगा। तो मद्रास लेबर यूनियन जो अप्रैल 1918 के अंदर फॉर्म हुआ था वो चीज़ है। अब यहाँ पे मेकिंग ऑफ द मद्रास वर्किंग क्लास, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट कब हुआ था उसके बारे में बात करी गई है कि मद्रास लेबर यूनियन जो हुआ था वो वीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम के द्वारा करा गया था। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वीपी वाडिया इससे रिलेटेड है मद्रास लेबर यूनियन से, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीपी वाडिया मतलब मद्रास लेबर यूनियन फर्स्ट ट्रेड यूनियन कब बनी थी, मद्रास के अंदर बनी थी, लेकिन सेंट्रल के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी। तो क्या ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है, इसमें आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पहले भी नोटिस कराई थी कि एक ही टॉपिक से वो एक या दो क्वेश्चन दे देता है। जैसे ट्रेड यूनियन से पहले उन्होंने पूछा लाला लाजपत राय पे, एनएम जोशी पे, अब दूसरा इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन पे पूछ लिया। तो अगर आप ट्रेड यूनियन पढ़ोगे तो आप वहाँ पे ये चीज़ भी देख लोगे कि फर्स्ट कब बनी थी, ठीक है, इसमें किसने बनाया था, किसने स्टैब्लिश करा था, कहाँ पे स्टैब्लिश करा था। तो पीवाईक्यू करने का ये ऐसे आपको ये हेल्प कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन 1914, किसने शुरू करी थी, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम वाजपेयी ने करी थी। श्री राम वाजपेयी फाउंडेड द सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन 1914 इन बॉम्बे। ये किसके, बेडन पावल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्काउट गाइड का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बेस पे थी। मैं भी स्काउट गाइड की मेंबर रही हूँ, जबरदस्ती करा था स्कूल के अंदर, उन लोगों ने कोई भी पार्ट नहीं कर रहा था तो जबरदस्ती उन्होंने उसमें भर्ती कर दिया था, मतलब फोर्सफुली करा था। मुझे कोई पार्ट, इनकी अलग से प्रेयर होती थी, इनकी प्रेयर के लिए लेके जाते थे हमको, इनकी अलग से ड्रेस होती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा श्री राम वाजपेयी, बस इतना याद रख लो, ठीक है। उसके बारे में क्या काम करना है वही सारे एक करना है, पीसफुल सोसाइटी बनानी है, ये सब चीज़ें देख लेना। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। अब देखो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा कौन होता है, सबसे पहले तो वो चीज़ देख लो। देखो लोकसभा सेक्रेटरी जनरल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है लोकसभा के सेक्रेटरीट का, यानी सीनियर मोस्ट आईएएस जो होता है, ठीक है। इनके रोल क्या होते हैं, डिस्चार्ज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, स्पीकर को असिस्ट करता है। ये ऑफिस में रहता है जब तक इसकी 60 साल की एज हो जाती है। आंसरेबल होता है ओनली टू स्पीकर और his or her action cannot be discussed or criticized in and outside the Lok Sabha. On behalf of the President of India, he or she summons member to attend the session of Parliament and authenticated bills in the absence of the Speaker. The Secretary General passes order in the name of the Speaker. तो यहाँ पे the Secretary General of the Lok Sabha does not work under the Speaker with delegate authority. तो ये उसके अंदर काम नहीं करता लेकिन उसके लिए काम करता है बेसिकली। तो इसे ये पूछा गया इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो देखो सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो ऑर्डर जो पास करता है वो स्पीकर, क्योंकि वो उसको असिस्ट कर रहा होता है। सेक्रेटरी जनरल वर्क अंडर स्पीकर के वर्क नहीं करता, उसके साथ उसको असिस्ट करता है, उसके अंदर काम नहीं करता। द सेक्रेटरी जनरल एक्ट, तो गलत पूछा तो आंसर तो इसका सी हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ स्पीकर, ये चीज़ सही है। एक अथॉरिटी जो स्पीकर है उसके अंडर काम करता है। तो देखो अब देखो पेपर में भी ये देखो यहाँ पे अंडर आ रहा है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है, इतना सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे चेंज करा है। तो आंसर तो इन दोनों में से होता है। पेपर में जो एकदम नियरर होते हैं ना मोस्टली ऑप्शन उसमें से ही होता है करेक्ट। तो यहाँ पे अथॉरिटी, अब देखो वो स्पीकर के अंदर काम कर रहा है या फिर एक अथॉरिटी जिसका नाम स्पीकर है उसके अंदर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये, तो ये वाला सही होगा। और हमसे गलत पूछा तो ये वाली चीज़ गलत हो जाएगी। द सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर टू द स्पीकर, ये बात भी सही है। आप ऐसे पेपर में अगर तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये ट्रिक्स काम करती हैं। देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से किसने जो सीक्रेट सेटिंग है ना असेंबली की 1914 के अंदर वो चीज़ करी थी, उसके लिए मोशन लेकर आए थे। तो देखो 1942 में मैंने लिख दिया क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम पर था, तब ब्रिटिश सरकार के दमन के खिलाफ विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली में एक गोपनीय बैठक सत्र सीक्रेट सिटिंग सेशन बुलाया गया था। इस बैठक के प्रस्ताव के लिए MS अने ने पेश किया था। इस सत्र का उद्देश्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों पर चर्चा करना था। इस दौरान नेताओं ने स्वतंत्र संग्राम की भावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। गोपनीय बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि
स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा की जा सके बिना ब्रिटिश सरकार के तत्काल प्रतिक्रिया या हस्तक्षेप के। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS अनी हो जाएगा। GV मालवंकर सबसे पहले स्पीकर अपने थे लोकसभा के। फिर अयंगर जो थे, A अयंगर, ये जो कंस्टिट्यूएंट ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अंदर मेंबर थे। और CM स्टीफन के बारे में एक बार देख लो। CM स्टीफन जो थे वो इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे मंत्री रहे थे बेसिकली, ठीक है। अयंगर जो थे वो स्पीकर भी रहे थे, सेकंड लोकसभा के स्पीकर थे और ये संविधान सभा के सदस्य थे, मैंने आपको बता दिया। मालवंकर जो थे वो सबसे पहले स्पीकर थे, ये बता दिया। और जो MS अने थे वो बाद में बिहार के गवर्नर भी बने थे। उन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखना। अब देखो MS अने से आपको 3-4 चीज़ें पता चल गई हैं। गवर्नर बिहार के बने, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, लोकनायक। और एक चीज़ जो हमें पता चली वो कौन सी, कि सीक्रेट सिटिंग इन्होंने बुलाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS अने। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है, यही होता है कि आप PYQ कर रहे हो तो ये अगर आप एक एक आंसर देख लोगे तो फिर क्या ही मतलब है। ये तो आंसर मैं भी बता सकती हूँ, इसका ऑप्शन ये है, PYQ एनालाइज करके करने होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द प्रेसिडेंट टर्म्स ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट के जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है उसके बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। फर्स्ट देखो, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, सही है। इम्पीचमेंट से उनको रिमूव करा जा सकता है, ये हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट मे रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज हर टर्म बाय द राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द। स्पीकर को नहीं देता, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, तो ये चीज़ गलत हो गई। और एक बार मैंने आपको करवाया भी है कि कौन कौन किसको रिजिग्नेशन देता है, तो इसका आंसर नॉट करेक्ट में आंसर सी हो जाएगा। द प्रेसिडेंट शेल नॉट withstanding the expiration of his or her term continue to hold office until his or her successor enter upon his office। तो ये भी सही है, जब तक उसकी टर्म जो होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जब तक उनका जो सक्सेसर होता है वो ऑफिस में नहीं आता तब तक वो अपनी जो टर्म है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। पॉलिटी के बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 22 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स इन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड 19। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31A क्या कहता है, सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द ई स्टेट एक्सेट्रा। आर्टिकल 31C क्या कहता है, सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSP। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है और आर्टिकल 19 के अंदर जो 5 होते हैं, असेंबली का फ्रीडम है, असेंबली का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का, तो ये सारे जो होते हैं, एसोसिएशन का, तो ये सारी जो होती है ये इसके अंदर दे रखें, आर्टिकल 19 के अंदर दे रखें। तो यहाँ पे इसको फ्रीडम, इसका एक्सेप्शन किसके अंदर है, आर्टिकल 31A और 31C के अंदर। ये कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से समझाऊंगी। अब 31B और 31D भी देख लो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशन होते हैं, किस लॉ से बने, क्या चीज़ हुई थी, आर्टिकल 31 कौन कौन से केसेस हुए थे, तब इसको अच्छे से बताऊंगी। आर्टिकल 31D बोलता है सेविंग ऑफ द लॉ इन रिस्पेक्ट टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे आता है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 जो होती है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 होता है लॉ इन कंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 16 होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे भी फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपने 31A और 31 नहीं सी और 31A B C D आपने नहीं करा होगा, तो इस वाले क्वेश्चन से आप इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद आंसर मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन है तो आर्टिकल 31A और 31C है, उसके अंदर लिखा हुआ भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर द इशू ऑफ द रिट ऑफ द क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो जो है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, रेट पे बहुत सारे क्वेश्चन है और क्यू वारंटो पे स्पेशली मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था। क्यों क्वेश्चन पूछोगे कि आप इस अथॉरिटी, इस पब्लिक ऑफिस में आपने ये प्लेस कैसे ले ली। तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस को छोड़ के कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला कोई भी ऑफिस होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी किसी लॉ से बनाया गया, उसके अंदर अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से उस पोजीशन पे आ जाता है तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन, अभी रिसेंटली मैं ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी, एक MPPC का एक ऑफिसर है, उसने अपना दिव्यांग का कोटा बताया और फिर उसकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है। और एक UPSC के कोई टीचर भी थे तो उन्होंने भी ऐसा बोल रखा था कि ये स्टूडेंट्स होते हैं। और जो अभी एक वो पूजा उनका जो केस चला था, तो उससे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी हैं। ऐसा चीज़ें मत करा करो, अपनी मेहनत पे बिलीव करो और अपनी मेहनत से सिलेक्शन लेने की कोशिश करो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं, आप अगर चले भी जाओगे, आप कुछ बन भी जाओगे तो आपके मन में हमेशा रिग्रेट रह जाएगा। और अगर आप अपनी मेहनत करके जाओगे, फेल भी हो जाओगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आपने जो कुछ सीखा है, आपकी जो लर्निंग है ना, वो आपके साथ में काम आएगी। और अगर आप कुछ बन जाते हो तो आपको ये तो रहेगा कि हमने अपने आप से चीटिंग नहीं करी, दूसरों से चीटिंग नहीं करनी, अपने आप से बात हो रही है, अपने आप से चीटिंग नहीं करी, ठीक है। अपनी मेहनत पे बिलीव करो। और ये लोग के साथ
जैसे वो पूजा हैं वो हट गई। अगर आपने कोई भी चीज़ गलती से हासिल करी होती है ना, तो वो जितनी गलती से आपने हासिल, जितनी आसानी से आपने उसको गलती करके हासिल कर ली होती है ना, वैसे ही वो हट भी जाती है। ठीक है, ऐसा केस अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो शायद वो जॉब में है लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से, मेरा तो यही कहना है कि अपनी लाइफ को बहुत बहुत, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है हम सबको, तो उस लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। मतलब एक ट्रू अपने आप से, आप अपने आप से चीटिंग करके तो कहीं जाओ, कहाँ ही जाना है आपको, अपने आप से तो ट्रू रहो। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ा करो कि वो उन्होंने क्या, दिव्यांग का फिजिकली हैंडीकैप वो थे, अभी जस्ट ऐसी न्यूज़ देख ली थी वीडियो बनाने से पहले, वो थे मतलब उन्होंने शो करा था कि वो ब्लाइंड पर्सन थे, और ब्लाइंड पर्सन थे लेकिन वो कार चला रहे हैं और स्कूटी बाइक वगैरह उन्होंने पहले भी डाल रखी है, और पहले भी उनका कहीं सिलेक्शन हो रखा था, कुछ ऐसा दे रखा है। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने तो फ़ोटो खिंचवाई है लेकिन मेरा है, तो अब कमेटी बैठ गई है अब उन पर उनकी जाँच करने के लिए। तो ये सब चीज़ें मत करा करो। तो ये क्यू वारंटो भी ऐसे ही होता है कि आप जो स्टैट्यूटरी और उस पर है तो आप कैसे आ गए। तो आप देखो यहाँ पे 23 में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, नहीं पूछ रहे ना। तो देखो यहाँ पे ऑफिस पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, ये बात सही है, जो कानून के द्वारा और संविधान से होना चाहिए, ये चीज़ भी सही है। द ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेंसिव वन, वो है निश्चित रूप से मूल पद का, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद संभालने से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन, ऑब्वियसली बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के द्वारा पोस्ट बनाई गई है उस पर आप आ जाते हो तो वो कानून का उल्लंघन ही होगा। अब ये इसका आंसर बोला है नॉट, तो नॉट में आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो एक बात समझ लो लाइफ के अंदर कि है ना, जो कर्म है ना, कर्म का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कर्म जो होता है ना कि आप सिर्फ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कर्म का मतलब होता है, आप गीता वगैरह अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, मैं भी रिसेंटली ऐसे पढ़ने लग गई थी, पढ़ी है मतलब थोड़े बहुत, ऐसे कंटिन्यूस नहीं पढ़ती, कभी कभी पढ़ लेती हूँ। तो उसके अंदर कर्म जो होता है, अपना जो कर्म है ना, वो इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ पैसा कमाना है। कर्म बहुत सारी चीज़ों, कर्म सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता। कर्म होता है जो आप अपनी जीवन जिस चीज़ के लिए लगा रहे होते हो, इतनी पूरी लाइफ है उसके लिए लगा रहे होते हो। ठीक है, अगर डीप में उस चीज़ को समझोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन बस इतना समझ लो कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नॉट पूछा है तो नॉट में हो जाएगा, तो ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव वन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338A, कौन सा रिलेटेड है, तो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इससे रिलेटेड है। नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए ए लग गया है यहाँ पे, बैकवर्ड के लिए। और यहाँ पे ये जो बैकवर्ड तो बाद में बना था, और जो कमीशन फॉर वुमेन है ना, ये स्टैट्यूटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये पूछा गया है यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, ए के लिए पूछा गया है, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब। तो इसका आंसर तो सिंपल है। नेक्स्ट, अगस्त 12 इज सेलिब्रेटेड एज, 12 अगस्त जो है ना वो इंटरनेशनल यूथ डे से मनाया जाता है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टबैको डे जो 31 मई को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। तो ये याद रख लेना। अब देखो ये वाले डेज में अगर आप बात करोगे तो अगस्त की बात पूछी, और ये पेपर जो हुआ है वो नवंबर में हुआ है, तो 6 महीने के अंदर जितने, वो तो 6 महीने में पेपर होता ही है, तो आपको सारे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद ही कर लेना। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड चूजन द नेम, तो यहाँ पे सर्ग किसने चूज करा था, साइक्लोन का नाम, तो ये पूछा गया है। तो करंट का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो, बांग्लादेश ने चूज करा था, छोड़ दो इसको। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड द रोल ऑफ द शकुंतला देवी इन द बायोपिक मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द फेमस मैथमेटिशियंस, इसका है ना विद्या बालन है। ये आपने मैंने मूवी नहीं देख रखी, लेकिन मैंने शायद ट्रेलर देखा है, और मूवी देखी भी है तो मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसे याद नहीं रहती मूवीज वगैरह। तो यहाँ पे विद्या बालन है, शायद ट्रेलर तो मैंने देखा है, मुझे जैसे ये क्वेश्चन आया था तो मैं उनको, मेरी मेमोरी के अंदर वो इमेज आ गई थी जब वो मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस को कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है जीसी मुर्मू हु वाज अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, करंट का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते हो 28 का अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लान टू होस्ट, ये यहाँ पे पूछा गया है खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स के लिए पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको दे रखे हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला तो है आंसर, तो ये चीज। अब यहाँ पे रेनबो दे रखा है, स्वराज दे रखा है, और क्यूशो दे रखा है। क्यूशो जो आइलैंड है ना वो जापान का नहीं है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। मैं आपको सारे बता देती हूँ, रेनबो रीफ कहाँ पर है, फीजी के अंदर है, और जो स्वराज आइलैंड है वो भी बता देती हूँ, याद करने का इसमें। तो अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, आपको ये चीज़ पता है कि अंडमान निकोबार का है ये पार्ट, तो यहाँ पे भी है रीफ्स हैं, यहाँ पे भी है। अब रेनबो रीफ के बारे में शायद पहली बार ही आया है, और यहाँ पे जो क्यूशो द्वीप है जापान का, ये फेमस रहता है, भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो यहाँ पे कोरल रीफ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखो थोड़ा सा देख लो, मैं आपको थोड़ा सा
सा मैप लगा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो फिजी है, फिजी एक छोटा सा आइलैंड है और फिजी के बारे में स्पेशलिटी यहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं ना वो हिंदी बोलते हैं। और यहाँ पर जो अभी मोदी जी या फिर हाँ मोदी जी गए थे, वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को दिया गया था। तो यहाँ पर ये रेनबो रीफ पाई जाती है इनके बीच में। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये फिजी के तेवे उनी और वानुआलेवु द्वीपों के बीच स्थित है, जो दुनिया के बेहतरीन डाइविंग स्थलों में से एक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये हो गया। फिर रेनबो रीफ मैंने आपको बता दिया। देखो ये यहाँ पे क्यूशो आइलैंड जो है वो यहाँ पर है, तो इसके अंदर नहीं पाई जाती। और यहाँ पे मैंने मैप नहीं लगाया, मैंने मैप शायद डाउनलोड करा था, लेकिन है ना देखो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा बताती हूँ। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे क्वींसलैंड है, एक क्वेश्चन भी आया था क्वींसलैंड से, तो मैंने सोचा था अभी मैप में बता दूँ। मैंने डाउनलोड तो करा था बट शायद मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। देखिए क्वींसलैंड है ना, यहाँ पे ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ना ईस्टर्न साइड, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है और ये क्वींसलैंड के पास में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो यहाँ पे कौन है, क्वींसलैंड है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे ये ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्वराज आइलैंड तो आपको लोगों को पता होगा ये कहाँ का है, स्वराज आइलैंड जो अंडमान का है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। स्वराज कहाँ पर है, इंडिया। अभी जो नेम चेंज हुए थे उसका भी शायद मैंने मैप लगाया था, यहाँ पे है नहीं, बट कभी नेम चेंज हुए तो उसका नाम बता दूंगी। अब यहाँ पे देखो, सिंस 2014-15 इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विथ, ये करंट का क्वेश्चन है। 14 और 15 से ट्रेड सरप्लस किसका चल रहा है। इस बार इन्होंने क्वेश्चन जो पूछे हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे हैं, तो इसका आंसर यूएसए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बजट करना है या नहीं करना, इकोनॉमिक सर्वे तो कि कौन बताएगा, PYQ बताएंगे। अगर उन्होंने बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछ रखा है तो वो पूछ सकते हैं। देखो हम 100% श्योरिटी नहीं होती कि पूछेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में क्या कौन सा चीज़ पूछने वाले हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द ग्लोबल, तो ये ग्लोबल, ये 2019 करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो, करंट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस पेपर में। एज पर द use based classification of the index of the industrial production IIP the maximum weight has been assigned, maximum weight किसको असाइन करा गया है। तो ये वाला जो है वो वापस से एक तरह से कह सकते हैं कि करंट का भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा थ्योरी का भी। तो प्राइमरी गुड्स जो होते हैं उनको करा गया है, रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन देखते हैं 34 वाले के अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली देयर विल नॉट बी अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व व्हेन, डिमांड कर्व के अंदर नॉर्मली शिफ्ट नहीं होगा कब। हमसे ये चीज़ पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व क्या होता है। तो जो डिमांड कर्व होता है वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। डिमांड कर्व ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड होती है और यहाँ पे प्राइस होता है। तो ये प्राइस कुछ जैसे हाई प्राइस होता जाता है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो होती है वो डिमांड डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कब शिफ्ट नहीं होगा डिमांड कर्व के अंदर, हमसे ये चीज़ है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, तो अगर आप प्राइस को कम करते जाओगे, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ इसको, 2 मिनट रुको। ये देखो, अगर इसको कम करते जाओगे, यहाँ से कम होते जा रहा है, तो ये एक कांस्टेंट उस पर आती जा रही है। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 रुपये की कोई चीज़ कर दी, तो 10 रुपये में ऐसा माना जाएगा कि जो उसकी डिमांड है वो कॉन्स्टेंटली उतनी ही चलेगी। वैसे ये होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्ले जी बिस्किट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर उसका जो प्राइस है वो उसी टाइम पर मिलता है, तो उसका जो एक ग्रुप है जो उसको इतना कंज्यूम करता है तो वो उसी लेवल पर है। लेकिन अगर ये पार्ले जी जो बिस्किट है, अगर आप उसकी प्राइस घटा दोगे या फिर बढ़ा दोगे, तो घटा दोगे इस चीज़ को, तो और भी ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं वो उसको, वैसे तो पार्ले जी सब लोग जो होते हैं, पार्ले जी होते हैं नॉर्मली जो पुअर क्लास होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, किसी की ब्रांड की बुराई नहीं कर रही, बट मैं आपको बता रही हूँ कि पार्ले जी का कंजप्शन जो बेसिकली वो लोग करते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके साथ भी चाय और बिस्किट में आपको पार्ले जी दिखेगा। लेकिन अगर आप इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो फिर वो जो मजदूर वगैरह या फिर वो जो ग्रुप है जो एवरेज है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अफोर्ड करेंगे, लेकिन जो मजदूर वगैरह हैं वो इसको अफोर्ड करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस का अगर आप, तो यहाँ पे जो इसका डिक्लाइन है वो चीज़ एकदम कॉन्स्टेंट होने लग जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स जो होती है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इकोनॉमिक्स हमेशा मार्केट में आप एग्जाम्पल रखो, उससे आपको आंसर निकल के आ जाएगा। A market in which there are the large number of the firms, homogeneous products, infinite elasticity of the demand for an individual firm and no control over price by firm is termed as, कि किसके तरह टर्म करा जाता है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर देखो, ओलिगोपैली, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, मैं अभी समझा नहीं रही, बस मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक मार्केट है, ठीक है, एक मार्केट है, उसके देखो इस चीज़ को मैं ऐसे समझाती हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए फैक्ट्री है, वो भी बिस्किट बना रही है, बी भी बिस्किट बना रही है, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, इतनी सारी फैक्ट्रीज है, वो सब बिस्किट बना रही हैं। अब अगर ये सब लोग पहले 10 रुपये का बेच रहे हैं, लेकिन अगर ये अपना 20 रुपये करता है, तो ये बाकी तो 10 रुपये के बेचेंगे। फिर अगर इसने अपने घटा के 5 रुपये का कर दिया,
तो ये 10 रुपये का बेच रहे हैं तो 5 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर किसी को बी फैक्ट्री वाले का टेस्ट पसंद है बिस्किट का तो वो वही खरीदेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रखी है कि बाजार में अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्ट्रीज हो और वो सामान जो मतलब जो बेच रही हैं वो भी एकदम होमोजीनियस हो, मतलब एक ही सामान हो, तो क्या होगा, ये ऐसा कब होता है? तब होता है जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो। तो ए बी सी डी जितने बिस्किट बेच रहे हैं उनको कॉम्पिटिशन होगा, प्रोडक्ट जिसका अच्छा होगा, क्वांटिटी जिसकी अच्छी होगी, क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी, उसको ही लोग ज़्यादा परचेस करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन। ये वाले जो तीनों टर्म्स हैं मैं बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई है, मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू ओजोन इज नॉट करेक्ट? ओजोन कौन से के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है? देखो, सबसे पहले ओजोन जो होती है वो 15 से 55 किलोमीटर तक फाइन करी जाती है, ये बात सही है। ये प्रोड्यूस बाय द गैसियस केमिकल रिएक्शन, ये भी चीज़ सही है। 16 नवंबर नहीं होता, सेलिब्रेट करने वाला सितंबर होता है, 16 सितंबर होता है ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे प्रिजर्वेशन के लिए। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स आर बाउंड टुगेदर, तो ये हो जाएगा ओजोन का O3। और ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। तो नॉट पूछा है तो नॉट में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका आंसर है ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ओजोन के बारे में तो वैसे भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वगैरह के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, सी ऑफ अजोव इज कनेक्टेड टू। अब देखो मेरी बात सुनो, इससे पहले जो अपन ने पेपर करा था उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक सी है उसके अंदर कौन कौन सी नदी गिर रही है। तो मैंने आपको बताया था डी से गिरने, डी के नाम से, जैसे नीपर हो गई, डॉन हो गई और डेन्यूब हो गई, ये सारी की सारी किस में गिर रही है? ब्लैक सी के अंदर गिर रही है। अब वहाँ पे मैंने आपको डॉन नदी दिखाई थी, मैंने बताया था देखो ये ब्लैक सी है, इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, उसके अंदर कौन सी? डॉन नदी गिर रही है, और डॉन नदी डायरेक्ट अंदर आ रही है, अजोव सी के अंदर आ रही है, और वो कहाँ से आ रही है? ब्लैक सी के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे वो अगर आप क्वेश्चन करते ढंग से तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाता है। सी ऑफ अजोव जो है वो किससे कनेक्टेड है? ब्लैक सी से। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्लैक सी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सीज हैं जो है इसके अंदर, लेकिन इस वाले मैप के अंदर है ना अजोव सी नहीं दे रखा क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो ब्लैक सी के पास में यहाँ पे कौन है? अजोव सी है। देख लेना इस मैप को, थोड़ा सा मैंने लगा तो इसलिए दिया है कि अभी कि कभी आप लोगों को कुछ देखना हो तो आपको ध्यान में रहे, इसलिए लगा दिया। वैसे भी PDF आपके पास रहेगा तो आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो क्लाइमेक्स माइन जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोलिब्डेनम का, वो किसके अंदर है? USA के अंदर है। क्लाइमेक्स, इसको एक बार देख लो। क्लाइमेक्स माइन जो है USA के अंदर, वो प्रसिद्ध खदान है जो प्रमुख रूप से मोलिब्डेनम के लिए जानी जाती है। 1915 में शुरू हुई यह खदान 20वीं शताब्दी के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा मोलिब्डेनम का उत्पादक थी। मोलिब्डेनम का किस लिए उपयोग करा जाता है? ये बंद कर दी गई थी, ये देख लेना, स्टील और सुपर अलॉय बनाने में यूज़ करा जाता है। 2012 के अंदर इसको पहले बंद कर दिया गया था, फिर इसको वापस से स्टार्ट करा गया है। लेकिन खदान का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसके पुनर्वास के लिए प्रयास जारी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमेक्स माइन जो है अमेरिका की खान विरासत और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैंने सी बोल दिया था और USA होगा। टिक तो बी करा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ अभी यहीं पे देखो, जैसे मैंने अभी सी, कभी कभी क्या होता है जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, वैसे तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन मुझसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोल रही होती हूँ, तो मैं कभी या तो मैं ऐसा होता है कि मैं आपको बोल रही हूँ आंसर A या B है, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि आंसर, जैसे अभी मैंने देखो इसके अंदर मैंने आपको बोला कि आंसर जो है वो USA है, लेकिन मैंने बोला ऑप्शन सी। तो ऐसे कभी हो जाए तो उन सब चीज़ों को माइंड मत करा करो, आंसर डायरेक्टली देख लिया करो कि मैं USA बोल रही हूँ तो ऑप्शन क्या टिक करा, उससे क्या बात फर्क पड़ती है। और कुछ क्वेश्चंस मेरे से अगर गलत भी हो गए तो बता दिया करो कमेंट में, मैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ और मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो मैंने आपको कुछ और चीज़ बता दी। तो ऐसी मैं कोशिश तो करती हूँ कि ये चीज़ रिपीट ना हो, कभी भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो कमेंट में बता दिया करो, मैं वहाँ पे पिन कमेंट करके उसको कर दूंगी, नोटिफाई कर दूंगी कि हाँ ये चीज़ मेरे से गलत हो चुकी है। गलती होने में मतलब अपने से अगर गलती होती है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट है, आप इसको देख लो, लक्षद्वीप है इसका, ये मैंने अरेंज कर रखी है। दिल्ली सबसे बड़ी है, फिर पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया है, और लक्षद्वीप है। तो जो लक्षद्वीप है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2020 में दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए इसका जो टोटल है वो इतना हो गया था। लेकिन अब जो है वो लक्षद्वीप है, लेकिन पहले वो थी दादर नगर हवेली या दमन दीव में से जो भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये पहले अलग अलग थी। तो इसका आंसर तो लक्षद्वीप हो जाएगा। अभी लक्षद्वीप है, आंसर की में इन्होंने क्या दे रखा है मुझे नहीं पता। ब्यूनोस एरीज एंड मोंटेविडियो आर द सिचुएटेड अक्रॉस द बैंक ऑफ। अब देखो ब्यूनोस एरीज जो है वो अर्जेंटीना का है, ओरिनिको रिवर है, पुरुस रिवर है और मदीरा रिवर है। तो इन सब के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कौन कौन सी रिवर है और कौन सी सिटी किसके पास में। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ये दोनों किसके, तो रिवर, ये जो रिवर है प्लेट उसके पास में। तो यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले पुरुस रिवर के बारे में देखोगे तो ये पेरू से निकलती है,
यहाँ पर ये अमेजोन रिवर ब्राज़ील के अंदर मिल जाती है। और यहाँ पे सिटी जो फेमस है वो ब्राज़ील की है, बोको डो एक्रे ब्राज़ील की सिटी है। मदीरा रिवर जो है वो बेनी और यहाँ पे मामूरी रिवर के मिलने से बोलीविया में बनती है, ये अमेजोन रिवर में मिल जाती है। और यहाँ पे पोर्टो वेलो जो ब्राज़ील की सिटी है वो है। फिर रियो डी प्लाटा जो है वो पराना और उरुग्वे रिवर से मिलकर बनती है, अटलांटिक ओशन में जाती है। बुनोस एरीज अर्जेंटीना, ये हमसे पूछा गया है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और मोंटेविडियो भी स्पेन नदी पे हो जाएगा, क्योंकि एक पता है तो अपन दूसरा भी कर सकते हैं। फिर ओरिनिको रिवर जो होती है वो वेनेजुएला के अटलांटिक ओशन में गिरती है। यहाँ पे गुएना है और जो कि वेनेजुएला की एक सिटी है वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इस वाले के अंदर मैंने आपको ये सारा क्यों बताया है, क्योंकि रिवर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो दो टाइप से बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक बार देख लो। एक तो होते हैं इंडियन रिवर्स, जितना मैंने देखा है इंडियन होती है, और एक होती है जो बाहर की इंटरनेशनल रिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिवर से वो पूछते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है और इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है और इस पर कौन सी सिटी बसी हुई है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसकी ट्रिब्यूटरी और कौन सी सिटी है। तो जब भी आप इंडिया की रिवर करो, और या फिर ओरिजिन भी देख सकते हो कि ओरिजिन कहाँ पे होता है। तो 3 क्वेश्चन है, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरी और सिटी कौन सी बसी हुई है। ठीक है, तो ऐसे जब प्रिपेयर करो रिवर्स को तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ, मेंस के लिए नहीं बता रही। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ पाया जाता है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थन और सदर्न ऑस्ट्रेलिया। मैंने देखो अभी आपको बोला था, थोड़े से पहले मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी तब मैं आपको बता भी रही थी। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना वो यहाँ पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का ये जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो ये क्वींसलैंड, मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन आया है पहले, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके तट पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पाई जाती है, तो क्वींसलैंड है। देखो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो पार्ट है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है डेजर्ट है, तो यहाँ वाले पार्ट पे ना बहुत सारी जो सिटीज़ वगैरह है वो यहीं पे है। और यहाँ पे डार्लिंग और मुरे इनकी रिवर्स है। तो यहाँ पे एडिलेड है जो सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे ब्रिस्बेन है, सिडनी है, यहाँ पे मेलबर्न है, यहाँ पे विक्टोरिया है, यहाँ पे कैनबरा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के मैप के अंदर अगर आप लोगों ने मैचेस वगैरह भी होते होंगे तो एडिलेड का मैच है तो वो उससे भी पता होगा। तो एडिलेड यहाँ पर है, तो ऐसी ये सारी चीज़ें। और पर्थ जो है वो यहाँ पे मेन सिटी है वो भी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारा चीज़ें हो गई अपने पास। अब ये आंसर भी हो गया। ईस्ट, ये वाला साइड जो होता है वो ईस्ट कहलाता है, ये वाला वेस्ट कहलाता है। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है क्वींसलैंड के जो किनारे पे है ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो इसका आंसर तो अपने पास क्या है, ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द 19th century who among the following wrote सतपथ सीरीज किसने लिखी थी, हमसे ये चीज़ पूछी गई है 19th सेंचुरी के अंदर। तो वो जो लिखी थी G.H. देशमुख ने। ड्यूरिंग 19th century द सतपथ सीरीज वॉज रिटन बाय G.H. देशमुख, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बस इसके बाद में टू प्रमोट एजुकेशन के अंदर, रोट अगेंस्ट द ईवल ऑफ द कास्ट सिस्टम के अंदर 15 प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने, जो रिलीजियस फॉर्म होता है हिंदू सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। फिर ये आंसर तो इसका ये हो जाएगा। अब बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक और M.G. रनाडे के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की कोई ज़रूरत है, सबको पता होगा इनके बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट। कांग्रेस के जो मॉडरेट थे उन्होंने कौन सी डिमांड नहीं करी थी वो पूछा गया। देखो, रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो था पता है ना सबको क्या था। आर्म्स एक्ट जो था वो 1878 के अंदर लाया गया था। इसके अंदर ये था कि जो इंडियंस होंगे ना, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो हथियार नहीं रख सकते, लाइसेंस इशू करवाना पड़ेगा या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा कोई भी आर्म्स रखने के लिए। और ये किसके टाइम पर आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। तो ये ध्यान रखना कि आर्म्स एक्ट कब आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया था। और ये कब लागू करा गया था, 1878 में करा गया था। बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। और महात्मा गांधी ने इसे ब्लैक लॉ भी कहा था। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर देखो, एक्सटेंशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट को बढ़ा दूँ, ये बात भी कही थी। हायर जॉब्स जो इंडिया की आर्मी में होनी चाहिए, ये भी बात कही थी। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो मॉडरेट थे ना उस टाइम पे तो खुद के संविधान, खुद का चुनाव लड़ना, ये सब तो बात ही नहीं हुई थी। मॉडरेट्स जो थे वो तो पहले स्टार्टिंग फेज में तो यही बात कर रहे थे कि हम लेटर्स वगैरह दें, हम हमारी बात रखें, हम इसमें हमारे देश के प्रोसेस में हम काम ले, ये सब आई थी। तो वहाँ पे चुनाव हो, ये सब चीज़ें तो नहीं हुई थी डायरेक्टली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना 2 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट का एक्सटेंशन, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे तो कुछ सही भी पॉइंट्स थे कि 10 साल के लिए ज़मीन दे दी जाती थी। तो ये परमानेंट सेटलमेंट, और इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो 50-50 पे आ जाओगे तो देखना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किस टाइम पर थी। ये मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं। अब मॉडरेट्स कब थे,
तो स्टार्टिंग फेज के अंदर कांग्रेस में मॉडरेट्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और परमानेंट सेटलमेंट भी उसी टाइम पे आया था, लेकिन यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी जब कॉन्स्टिट्यूशनल कैबिनेट मिशन आ रहा था, साइमन कमीशन वगैरह, ये सारी जो टाइम थे तब आया था। तो इसको ऐसे आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो हमसे पूछा गया है, सर सैयद अहमद खान ने करी गई। डिफेंस एसोसिएशन 1893 है। डिफेंस एसोसिएशन भी सर सैयद अहमद खान ने करा था, क्योंकि मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन किसके द्वारा करा गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा करा गया था। तो इन्हीं के द्वारा डिफेंस एसोसिएशन की भी स्थापना करी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब सब लोग सोचेंगे कि ओरिएंटल तो उन्हीं का पार्ट है ना, डिफेंस एसोसिएशन, तो उसकी भी स्थापना इन्होंने ही करी थी। तो यहाँ पे तो मैंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के बारे में लगा रखा है, लेकिन 1893 में उसका एक पार्ट या फिर एक ब्रांच कह सकते हो, जो डिफेंस बनाई गई थी, डिफेंस के लिए बनाई गई थी, वो इन्होंने ही स्थापना करी थी। इसमें मैं ऐसा सोच रही थी कि ऑप्शन को स्किप कर देती हूँ, बट मैंने सोचा बता देती हूँ, तो मैंने एक बार इसको लिख लिया है। तो एक बार देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपने पास ऑप्शन के अंदर क्या है, अपने पास जो ऑप्शन दे रखा है वो किसका दे रखा है? ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड जो कॉल्विन थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे इंडिया और इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ के जो कंट्रोलर थे इजिप्ट के अंदर, फिर बाद में ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गए थे। फिर बदरुद्दीन तैयबजी, अगर आपको पता होगा कि ये जो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम थे जो उसके कांग्रेस को सर्व करा था एज अ प्रेसिडेंट, थर्ड थे, और ये पहले ऐसे इंडियन थे जो प्रैक्टिस करे थे एज अ बैरिस्टर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। फिर यहाँ पे अपने से पूछा गया है थियोडोर बैक। थियोडोर बैक जो थे वो प्रिंसिपल थे मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के। और सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान जो थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी है या फिर कॉलेज कह सकते हो, उसकी स्थापना करी थी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 45 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवेणी संघ। जो त्रिवेणी संघ है ना वो किसके द्वारा फॉर्म करा गया था? तो जो त्रिवेणी संघ है ना 1934 के अंदर जो मेंबर्स थे प्रोमिनेंट लीडर बैकवर्ड कास्ट के बिहार के अंदर, यादव, कोरी और कुर्मी, उन्होंने करा था। और ये नॉमेनक्लेचर जो था वो किस पे बेस्ड था? गंगा यमुना जो तहजीब होती है, गंगा यमुना और जो सरस्वती इलाहाबाद में मिलती है, उस पर त्रिवेणी संघ जो था वो कास्ट कोलिशन था, पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैब्लिश करी गई थी बिहार के अंदर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया टू वॉइस द पॉलिटिकल सॉलिडेरिटी ऑफ द मिडिल पीजेंट कास्ट एज वेल एज टू कार्व अ स्पेस इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर द लोअर कास्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करी गई थी? अब इसके लीडर्स भी एक बार देख लो, क्योंकि इन्होंने पूछ लिया अपने को। यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिव पूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव, इनके द्वारा ये इसके लीडर्स हैं। तो ये किसके द्वारा? अहीर और खुरमीस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। जाट्स और यादव नहीं है, राजपूत और यादव नहीं है, जाट और गुजर्स भी नहीं है। ये गुजर वगैरह तो शायद राजस्थान के हैं, राजपूत तो राजस्थान के ही हैं, यादव्स भी हैं जो भरतपुर वगैरह साइड में रहते हैं, यूपी वगैरह में भी है, जाट तो हरियाणा के भी हैं और राजस्थान के भी हैं। तो अहीर और कुर्मीस जो है ना वो बिहार के अंदर है। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा कास्ट का तो आप इसको कर सकते हो। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट अ मिनिस्ट्रियल पोजीशन इन द सेंट्रल प्रोविंसेस इन अक्टूबर इन 1925। सबसे पहले मिनिस्ट्रियल पोजीशन सेंट्रल प्रोविंसेस में किसने एक्सेप्ट करी थी, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस.बी. तांबे। तो एस.बी. तांबे इसका आंसर है। एस.बी. तांबे जो थे फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सेप्ट करी थी सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर अक्टूबर 1925 के अंदर जो पोजीशन होती है उसको, मिनिस्ट्रियल पोजीशन को। अब इनके बारे में बोल रखा है। फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे B.S. मुंजे है जो लीडर थे हिंदू महासभा के। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पास जयकार है। जयकार जो थे फर्स्ट वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ पूना के। ये लॉयर थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिशियंस थे, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। बस इसके बारे में इतना ही है। बैरिस्टर थे, फिर लंदन चले गए थे, लंदन में भी थे, है ना। बैरिस्टर ये कब बने थे? लंदन में 905 के अंदर। ब्रेंद्रनाथ सहसमल जो थे वॉज अ लॉयर, पॉलिटिकल लीडर थे। ये इनको किस नाम से जाना जाता है? देश प्राण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्क फॉर द कंट्री एंड हिज एफर्ट्स इन द स्वदेशी मूवमेंट। तो अगर आपसे देश प्राण के बारे में पूछा जाए तो आपको इनका वीरेंद्रनाथ का नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको इसका आंसर अगर पूछे तो एस.बी. तांबे हो जाएगा। देखो, हिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चन है ना बहुत हार्ड होते हैं, मतलब ये कहीं क्वेश्चन किसी ने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बहुत अंदर से पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो पूछी जाती है वो कहीं से हार्ड होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो आप देख लोगे। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द नेशनल लिबरल फेडरेशन। लिबरल पार्टी किसने बनाई थी? नेशनल लिबरल, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास ने, मोहम्मद अली और C.R. दास ने, तेज बहादुर सुप्रू और M.R. जयकर ने, और M.R. जयकर और C.R. दास ने। तो नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है 1918 के अंदर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई थी। और कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, B.S. श्रीनिवासा
शास्त्री थे, एम.आर. जयकर थे और वाई चिंतामणि थे। तो ये सारे लीडर्स हैं। अब इसके अंदर अपन ऑप्शन देख लेते हैं कि अपने पास ऑप्शन के अंदर क्या है। तो यहाँ पे देखो तेज बहादुर सुप्रू हो जाएगा और एम.आर. जयकर, ये ऑप्शन 4 यहाँ पे, और ये तेज बहादुर सुप्रू सेकंड और ये फोर्थ। और यहाँ पे ये किसके द्वारा, 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन। अब देखो इसका ये पूछा गया कि जो नेशनल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो किसके अंदर फंक्शन करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, हम नॉर्मली ये टिक करके आएंगे, लेकिन ये नहीं है। डिजास्टर जो है वो देखता है होम अफेयर्स, तो ये याद रखना, होम अफेयर्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ, भवन पे कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, सफदरजंग इनक्लेव के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा होम अफेयर्स। अगर मेरे को नहीं पता होती ये बात और मैं पेपर में बैठी होती तो मैं भी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट करती, लेकिन नेशनल डिजास्टर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट कौन करेगा, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ द सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय, किसके द्वारा प्रपोज करे गए थे वो चीज़ है, वो प्रपोज करे गए थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा। तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा। देखो 7 आइडियल्स जो उन्होंने सोशलिज्म के दिए थे वो क्या चीज़ है, फॉर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, अगेंस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर रेस बेस्ड इनइक्वलिटीज, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट, अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन, फॉर इकोनॉमिक इक्वलिटी, प्लांट प्रोडक्शन एंड अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ, अगेंस्ट द आर्म्स एंड द वेपन्स फॉर द सत्याग्रह। तो ये चीज़ हो जाएगी। राम मनोहर लोहिया के बारे में भी थोड़ा सा देख लूँ, वो फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट कर दिया था 1948 के अंदर। वो मेंबर बने थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 1952 में। उन्होंने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यू सोशलिस्ट पार्टी किसने स्टैब्लिश करी थी, तो वो 1955 में राम मनोहर लोहिया ने करी थी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट अपने थे, पीएम थे, एमजी रनाडे और जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में अपन को पता है। मतलब ये ऐसे नेम्स है जो फेमस है, इनके बारे में ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष का कौन सा लक्षण नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होती है धर्मतंत्र, धर्म के हिसाब से। थियो मतलब होता है गॉड, गॉड के हिसाब से जो चलने वाली कंट्री होती है उसको रिफ्यूज़ करता है, ये बात सही है, धर्म के कानून से, ठीक है। गॉड मतलब धर्म। फिर यहाँ पे भगवान का तो धर्म ही होता है ना, जैसे हिंदू धर्म में है तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अपन शिव भगवान को मानते हैं। जो मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं, जो क्रिश्चियंस है वो जीसस को मानते हैं, सिख जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो उसके हिसाब से कानून नहीं चलता। कानून जो चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है हमारे यहाँ पे। इट्स सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द, इसने इंडिया का और फ्रांस वगैरह का रिलीजन में सेपरेशन थोड़ा अलग है, लेकिन ये सेपरेट करता है रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हाँ, स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। स्टेट जो होता है वो सेक्युलर होने के लिए डेमोक्रेटिक होना जरूरी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेक्युलर तो देश को चलाने का तरीका है, जो अनडेमोक्रेटिक होंगे वो भी चला सकते हैं सेक्युलर तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नॉट पूछा तो आंसर सी है। इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी। तो ये बात भी सही है कि जो रिलीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको ये प्रिवेंट करेगा और रिलीजियस हार्मोनी को प्रमोट करेगा। तो सारे सही हैं, बस सी को छोड़ के। नेक्स्ट वाला देखो, द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। तो जो स्पेशल एड्रेस करा जाता है गवर्नर के द्वारा वो किसको रेफर करा जाता है, हमसे ये पूछा गया है। व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज कॉल्ड फॉर, नहीं। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी होती है, नहीं। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एट द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर, ये बात एकदम सही है। जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होता है ना, वो हमेशा जो पहला सेशन होता है, पहले साल का जो फर्स्ट वाला सेशन स्टार्ट होता है उसमें करते हैं, सबसे पहले भाषण देते हैं। और दूसरा, जब जनरल इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट चुन के आती है स्टेट में और सेंट्रल के अंदर, तब वो सबसे पहला भाषण देते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल एड्रेस की बात, गवर्नर जो सेंट्रल में प्रेसिडेंट का होगा वो गवर्नर के पास पावर होगा, स्टेट के अंदर सारे नहीं बोल रही लेकिन मोस्टली सेम ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो देखो पंचायत के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ तो एक्सप्लेन नहीं करिए, अपन डायरेक्टली स्टेटमेंट को करेंगे। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ मेकिंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन। स्टेट के पास ये पावर है, ये चीज़ पहले बताई थी। पंचायत एरिया मीन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत। पंचायत का एरिया क्षेत्र वो है जो टेरिटोरियल एरिया, जो जमीन का एरिया आएगा पंचायत का। ग्राम सभा इंक्लूड ऑल पर्सन इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द विलेज विद इन अ पंचायत। उस पंचायत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं, जो एरिया के अंदर आ रहे हैं, इस गाँव की ये पंचायत है। तो ये जो गाँव का जो एरिया है
जो पूरा पर्टिकुलरली गांव का एरिया है वो पंचायत का कहलाता है, तो ये भी सही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ये चीज़ कहलाता है। रिजर्वेशन जो होता है वो पॉपुलेशन के बेस पर होता है और जो वुमेंस का होता है वो 1/3 होता है, तो ये आपको पता होगा, तो ये गलत है, इसलिए नॉट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। पंचायत का नया सीजन भी आ रहा है, मैंने तो फर्स्ट नहीं देखा अभी, शायद 5वां पता नहीं कौन सा सीजन आ रहा है। मैंने बस यूट्यूब चलाती हूँ तो कभी ट्रेलर्स वगैरह होते हैं ना तो मूवी के वो देख लेती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सी है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपन थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इट propounded दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज असेंशियल इन डेमोक्रेटिक। देखो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकती, तो प्रोटेक्टिव करना है तो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे चेक करते हैं। सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंटल इंक्रोचमेंट, ऑब्वियस सी बात है। प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाना कब होगा, जब सिटीजन्स जो होंगे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। गवर्नमेंट जो इंक्रोचमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो कुछ गलत कर रही है, हथियार रही है कुछ गलत तरीके से, तो ये बात सही है। इट इज़ कंपैटिबल विथ लेजर फेयर कैपिटलिज्म, तो इसको भी एक बार देखते हैं अपन, है ना। फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी इज अंडरस्टूड इन द फॉर्मल टर्म्स एज ए इक्वल वोटिंग राइट, ऑब्वियसली बात है। पॉलिटिकल इक्वलिटी वो होगी जितने हमारा जो वोट की वैल्यू है वो एक है, सबकी एक ही वैल्यू है ना, एक वोट की एक ही काउंट होता है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी किससे होगी, जितनी वैल्यू होगी वोट की, तो ये दोनों तो सही है। अब नॉट में पूछा है तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो एक बार अपन इस वर्ड को समझ लेते हैं। लेजिस फेयर क्या होता है कैपिटलिज्म के अंदर, ये दोनों को अपन एक बार देखते हैं। तो इसके अंदर ये बोल रखा है कि सिटीजन का जो होगा वो पार्टिसिपेशन फोर्सफुली एसेंशियल होगा, तो अपने पास तो ऐसा है नहीं कि एसेंशियल थोपते नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला है लेजर फेयर, लेजर फेयर मतलब होता है हस्तक्षेप रहित, मतलब जो गवर्नमेंट होता है ना उसका मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों की कैपिटलिज्म, पूंजी में, बिजनेस में, ऑब्वियसली बात है। तो ये बात तो सही है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना है, तो जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा वो मिनिमम होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका 53 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इन अगस्त 2020 a blast has taken place at the Beirut killing about 1/3, तो ये तो क्वेश्चन अबाउट 100 पीपल, तो ये वाला क्वेश्चन तो करंट का है, तो अपन इसको छोड़ देते हैं कि बेरूत के अंदर जो धमाका हुआ था उससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, व्हाट इज लिटिल बॉय। लिटिल बॉय क्या है, तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो लिटिल बॉय जो है ना, बम गिराया, न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था जापान पे, वो हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा पे गिराया गया था, और जो फैटमैन है वो उसको बोला गया था नागासाकी पर। अब इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, देखना ध्यान से सुन लेना। हीरो है कौन सा, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो है वो हीरो है, और नाग जो है वो फैट है। नाग, नाग समझते हो, स्नेक जो होता है जिसके ऐसे फन होते हैं, तो वो जो नाग ऐसे कॉइल करके बैठता है और ऐसे फन होते हैं, तो ये जो नाग है वो फैट है, मोटा है, और जो हीरो है वो कौन है, लिटिल बॉय। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिटिल बॉय के बारे में पूछा है, लिटिल बॉय कौन है, हीरो, तो हिरोशिमा, फ्यूजन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द फ्यूजन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा, तो लिटिल बॉय, लिटिल कौन है, हीरो, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नागासाकी पे फैटमैन है। फिर यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टेड अमेरिका, ये भी नहीं है। फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया, ये भी नहीं है। तो ये सारे गलत है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्टिंग ह्यूमन ट्रायल फॉर। ये तो करंट का क्वेश्चन है, कोविड का टाइम का है ये ना, तो इसको छोड़ सकते हैं अपन। तो 56 का जो आंसर है वो चीज़ क्या हो जाएगी, 56 का आंसर छोड़ दो इसको, वैसे करंट का क्वेश्चन है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द रीसेंट एक्सप्लोजन नियर ऑयल वेल, तो यहाँ पे 57 का जो आंसर हो जाएगा वो रिमूविंग द स्पूल ड्यूरिंग द ब्लो आउट कंट्रोल, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्चर ऑफ द राम टेम्पल बींग कंस्ट्रक्टेड एट अयोध्या। अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा गया है उसके कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, राम मंदिर विच वॉज सुपरवाइज्ड बाय द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इज designed in the Nagara style of architecture by Chandrakant Sompura and his son Ashish Sompura. The temple will give length, और ये सब दे रखा, हाइट कितनी है इसकी 161 फीट की है, विड्थ है इसकी 235 की, और लेंथ कितनी है इसकी 360 फीट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी पूछ सकते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है राम टेम्पल ना, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड शायद और भी क्वेश्चन पूछ ली जाए, इसलिए बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन सी कंट्री लोकेटेड नहीं है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। अब एक बार देख लो,
इसको डायग्राम को देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये रही। अब अगर उसके बाद में बात करोगे आप तो ये ब्राज़ील से है, पैराग्वे से है, अर्जेंटीना से है और यहाँ पे चिली से है। बोलीविया यहाँ पे आता है, उरुग्वे यहाँ पर आता है। तो और मोंटेविडियो, ये देखो उरुग्वे का मोंटेविडियो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो उरुग्वे है वो नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, उरुग्वे। पैराग्वे है, ब्राज़ील और चिली है, तो तीनों है, आंसर क्या हो जाएगा उरुग्वे। नॉट पूछा है तो नॉट से आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे जो है ना वॉल्केनोज दे रखी हैं और वो कहाँ कहाँ पर है वो चीज़ पूछी गई है। अब इसको अपन डायरेक्टली मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शन आप खुद ही देख लेना, मैं सिर्फ इसको आंसर बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या क्या है। करंट में कुछ रही होंगी इसलिए इन्होंने पूछ ली होगी, फेमस कहीं पे भी हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा इसलिए इन्होंने पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसको देखें तो सबसे पहले मेरापी इंडोनेशिया के अंदर है, सुकुरा जिमा जापान के अंदर है। सुकुरा से आपको थोड़ा सा जापान का वो आ रहा है, एनीमे वगैरह देखा होगा इसकी, तो मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो वहाँ से। फिर यहाँ से माउंट वेसुवियस इटली की है और मोना लोआ हवाई की है, हवाई आइलैंड की है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब एक्टिव वोल्केनो कहाँ कहाँ पर है वो थोड़ी सी यहाँ पे देखो, ये जापान की ये रही, अपन ने ये चीज़ देखी थी। और कौन कौन सी दे रखी है इसके अंदर, मुझे मैप में जितनी मिली थी वो मैंने लगा दी। वेसुवियस है, सुकुराजुमा तो अपन ने कर ली, माउंट मेरापी भी है, तो देख लेना आप यहाँ पे माउंट वेसुवियस तो ये रही, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आप मैच कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अपने पास 61 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट 60 कराया है ना आपको, हाँ मैंने 60 कराया है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। मेजर टेक्टोनिक प्लेट कौन सी नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। कौन सी नहीं है, हमसे ये पूछी गई है। पैसिफिक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट और सऊदी अरेबिया प्लेट। तो पूछा गया इनमें से कौन सी मेजर नहीं है, तो सऊदी अरेबियन प्लेट है, वो मेजर प्लेट नहीं है। अब मेजर प्लेट कौन कौन सी है वो देख लो एक बार आप लोग, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, द मेजर प्लेट्स फॉलोइंग। मेजर प्लेट कौन कौन सी हैं यहाँ पे, अगर आप देखो, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका और ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, यूरेशिया और एडजेसेंट ओशियन प्लेट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो है वो माइनर दे रखी है, कोको, नजाका, अरेबियन, फिलीपीन प्लेट्स, ये सारी हैं, तो आप ये देख लेना। ये मैप दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप देखोगे, और कैरोलाइन प्लेट, तो ये सारी दे रखी है, आप चेक कर लेना। तो इसमें सऊदी जो है वो मेजर प्लेट्स में नहीं आती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन। डीपेस्ट पॉइंट जो है ओशियन का वो कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है, ये तो पढ़ा ही होगा। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन के अंदर है, तो मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट है। अब यहाँ पे टोंगा है, फिलीपीन है, देखो मैंने ये मैप तो करा था कि डीपेस्ट पॉइंट को एक बार बता देना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रही मरियाना ट्रेंच, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ये मरियाना ट्रेंच, तो यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है और ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। द 4 प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। जो 4 प्लानट है जो सबसे सन के क्लोजेस्ट है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। डार्फ जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लैनेट होते हैं, जाइंट प्लैनेट जो बहुत बड़े होते हैं, और गैस प्लैनेट्स वो होते हैं जो सिर्फ गैस से मिलकर बने होते हैं। तो सोलर सिस्टम के अंदर नासा कहता है अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी और वीनस जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये इन्होंने डायग्राम लगा रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए ये देखो डायग्राम कितना सुंदर है ना, नासा की साइड से लिया है मैंने। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के जो रॉकी वर्ल्ड होता है कंपोज्ड ऑफ द रॉक, सिलिकेट, वाटर और कार्बन के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। हब्बल की कंपोजिशन होता है, डोमिनेटेड करा जाता है रॉक से और आयरन से, सॉलिड और लिक्विड सरफेस होता है, ठीक है। यहाँ पे गैसियस एटमॉस्फेयर भी होता है। फिर ये सब थोड़ा सा है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ये डायग्राम अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन टेरेस्ट्रियल है ये तो ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है। अभी अपन ने टुंड्रा रीजन वाला एक क्वेश्चन करा था जिसके अंदर अपन ने देखा था कि कहाँ कहाँ पे, मैंने मैप में दिखाया था। अब इन्होंने पूछ लिया वो कहाँ नहीं है। तो टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है, जो बहुत ठंड के अंदर होती है, मैंने आपको बताया था। तो वो अब देखो यूएसए के अंदर भी ठंड है, रशिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रशिया का जो रीजन है यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, कनाडा भी आती है, और यूएस का ये जो अलास्का वाला पार्ट है यहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। वैसे यूएसए में भी होती है क्योंकि यूरोप और इधर आता है, तो यहाँ पे भी ठंड होती है। लेकिन अब बेलारूस की अगर आप बात करोगे तो बेलारूस जो होता है ना वो यहाँ कहीं
कहीं आता है, ये देखो यहाँ आता है बेलारूस। तो बेलारूस जो है यहाँ पे ये समुद्र के आसपास है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं होती, तो टुंड्रा वेजिटेशन यहाँ नहीं पाई जाती। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैंडलॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप की, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। टुंड्रा वेजिटेशन ठंडे वाले एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे पोलर डेजर्ट्स होता है, हाई लैटिट्यूड होता है, अलास्का हो गया, कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड होता है, नॉर्डिक कंट्रीज वगैरह होती है उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, वेजिटेशन क्या होती है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेल्यूवियल लैंडफॉर्म। फेल्यूवियल होते हैं जो रिवर, नदी के बहने से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आकृतियाँ बनती हैं, उसके बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे सर्क है, जॉर्ज है, ब्रेड्स हैं, कैनियन है। तो देखो कैनियन जो होते हैं, कैनियन और जॉर्ज बेसिकली जो होते हैं ये डीप वैलीज होती हैं जो रिवर के कटाव के कारण बनती है। जैसे जैसे रिवर निकलती जाती है तो जो कटाव करती जाती है उससे बनता है। ब्रेड्स क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे रिवर बह रही होती है तो इसके अंदर बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारे आइलैंड वगैरह बन जाते हैं, सेडिमेंट्स वगैरह जमा हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे जो ब्रेड्स भी नहीं बनाई जाती है, ऐसे ऐसे करके नदी बहने लग जाती है, उसको कहा जाता है। फिर कैनियन भी बता दिया आपको, यहाँ पे जॉर्ज भी बता दिया। लेकिन सर्क जो होता है ना, देखो मैंने लिख भी रखा है सबके बारे में, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। लेकिन जो सर्क होता है वो ग्लेशियल डिपॉजिट के कारण बनता है। इसका कुछ ऐसा डायग्राम होता है कि यहाँ से जैसे ग्लेशियल हुई तो यहाँ पे लेक टर्न वगैरह बन जाती है। तो सर्क जो है उसका बनने का जो रीजन है वो ग्लेशियल इरोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लो। इसके अंदर मैंने लिखा है बाउल शेप का डिप्रेशन होता है, जैसे यहाँ से ये बर्फ का पहाड़ है, फिर बर्फ यहाँ से बह के आई लेकिन यहाँ पे गिरी, तो इसके कारण ये अपने पास क्या करेगी, सारे के सारे जो सेडिमेंट से उठा के आगे चल देगी। जैसे पिघलेगा या फिर पानी वगैरह पिघलेगा तो ये चल जाएगा। तो ये जो एक डिप्रेशन बन जाता है उस चीज को कहते हैं। तो बाउल शेप का डिप्रेशन होता है फाउंड बाय द ग्लेशियल इरोजन, टिपिकली फाउंड एट द हार्ट ऑफ द ग्लेशियल वैली आफ्टर द ग्लेशियल रिट्रीट। तो बस ये सारे हो जाएंगे। नॉट पूछा है तो नॉट में आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये किससे, बर्फ के उससे ग्लेशियल इरोजन से बनता है। और ये सारे किससे बनते हैं, रिवर के भू आकृति, मतलब नदी के बहने से बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी है, ऑक्सबो लेक वगैरह भी बता रखी है आपको, मिएंडर्स भी बता रखे, तो इसको एक बार चेक कर लेना। अब नेक्स्ट वाला देखो, इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू शेड एंड द ग्रीन phyllite were used. When did Stokoe completely replace stone as a main material used for Gandhara school sculptures? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पहले सबसे पहले ब्लू और ग्रीन को यूज़ करा जाता था, लेकिन उसको हटाने के बाद हमने स्टोन का मटेरियल यूज़ करने लग गए। गंधारा, अमरावती और ये स्कूल में डिफ्रेंसिएशन मथुरा में पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड सेंचुरी। आप देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुप्ता कॉइन इज नॉट करेक्ट। गुप्ता कॉइन के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। गुप्ता कॉइन्स जो होते थे वो इशू करे जाते थे गोल्ड कॉइन्स, दिनार के नाम से, ये बात सही है। चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त इशूड ने कॉइन्स को इशू करा था, ये बात सही है। द ओवरसीज ऑफ द कॉइन्स आर क्राफ्ट विद द इमेज ऑफ द किंग एंड ऑन द रिवर्स क्राफ्ट डीटीज, ये बात भी अपन ने पढ़ी होगी। चंद्रगुप्त वगैरह के में वो वीणा बजा रहा है, समुद्रगुप्त में बहुत फेमस कॉइन्स है कि वो वीणा बजा रहा है एक साइड पर और एक साइड पे कॉइन दे रखा है, जो डेटी है उनके बारे में है। तो ये कॉइन्स ऐसे इशू करे जाते थे। द लार्जर द नंबर ऑफ द कॉइन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर कॉपर, तो ये चीज़ गलत है। कॉपर के जो है वो कॉइन ज़्यादा इशू नहीं कर, लार्जेस्ट बोले तो लार्जेस्ट नहीं थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट। अब दिनार वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े लेना। दिनार जो गोल्ड कॉइन होते थे वो गुप्ता के पीरियड में इशू करे गए थे। फिर जो फ्रंट पार्ट होता था उसके अंदर जो किंग होता था उसको शो करा जाता था, और दूसरे पार्ट पर डीटी जो भगवान होते थे उनको शो करा जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो रूलर होते थे उसके अंदर जो किंग होते थे उन्होंने एक हैंड के अंदर एरो जो है वो होल्ड कर रखा है। गीता बजा जो वीणा है वो बजाते वक्त है, फिर उसमें गॉडेस लक्ष्मी की भी है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े लेना है ना। ये गुप्ता के जो कॉइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोरा, इनकी बुक है ये। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा की बुक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे नाम है जिनको कोई भी परिचय की ज़रूरत नहीं होगी कभी भी। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। फंडामेंटल राइट का जो रेजोल्यूशन होता इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में पास हुआ था, कराची में, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। इनमें से कौन सा नहीं था, दिल्ली तो था, आपको पता होगा, बहादुर शाह जफर, कानपुर भी था, नाना साहेब थे, आगरा और अयोध्या में कन्फ्यूजन, तो आगरा में भी था लेकिन अयोध्या में नहीं था। और यहाँ पे मैंने लीडर्स लगा रखे हैं, आपको एक बार थोड़ा सा देख लेना, और किसने सप्रेस करा था ये भी चीज़ देख लेना। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या, नॉट अ सेंटर, तो इसका आंसर है अयोध्या। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो,
आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है उसके बारे में पूछा गया है कि जो आजमगढ़ उद्घोषणा हुई थी उसके बारे में है कि वो किससे रिलेटेड थी। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, आजमगढ़ जो है ना, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो होता है वो फिरोज शाह जो ग्रैंडसन थे किसके, जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड के, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था, एक मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने बताया था कि जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं दोनों ही जो ब्रिटिश का जो शासन है उसके अत्याचार से पीड़ित हैं और अब पूरे देश को या फिर सारे लोगों को ब्रिटिश जो शासन है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और जो मुगल साम्राज्य है उसको गद्दी पे बिठाना चाहिए जो कि दिल्ली के अंदर राज कर रहे हैं बहादुर शाह जफर, उसके बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द रिबेल्स ऑफ 18, और ये कब हुए थे, 1857 की क्रांति, तभी जो बहादुर शाह था उसको राजा बनाने की बात करी गई थी कि मुगल का अब जो मुगल सम्राट है, पहले जो सम्राट था वही हो जाएगा, ब्रिटिश शासन को उठा के फेंक दिया जाएगा। अब देखो अपना जो आंसर है ना इसके अंदर ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नहीं करेक्ट है तो ये फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला नॉट है, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। लेकिन अब मेरी बात सुनो, आंसर की के अंदर जो इसका आंसर है ना 71 का वो ए दे रखा है, नॉट करेक्ट। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो जनरली मैं ऐसे कुछ लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए कि जो मैं बात कह रही हूँ वो सही है। तो आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, तो एक बार प्लीज़ इसको चेक करना। आंसर की में इसका आंसर दे रखा है, इन्होंने शायद करेक्ट में मार्क कर दिया कि कौन सा करेक्ट है, नॉट पूछा है, नॉट में आंसर इसका 2 होगा, जबकि आंसर की में जो उसका आंसर दे रखा है ना वो ऑप्शन ए दे रखा है। लेकिन हमें पता है नॉट में आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यूपीएससी की जो आंसर की होती है उसके अंदर भी आंसर्स गलत हो सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ कि इसका आंसर बी है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। आंसर की में इसका आंसर 1 दे रखा है, और जब भी आंसर की में आंसर गलत है मैंने आपको बताया है, मोस्टली मुझे जितना ध्यान रहता है मैं बता देती हूँ कि कभी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आंसर की में आंसर क्या है, तब मुझे दिख जाता है तो मैं बता देती हूँ। इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज ए एनवॉय ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। इब्न बतूता जो है, जो ट्रैवलर है, वो चाइना गया था किसका, एनवॉय बन के, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा देख लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रैवलर्स पे रिलेटेड कुछ एपिक इंडिया पे या फिर हिस्ट्री टीवी पता नहीं किसी पे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, उनको देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्होंने ना रूट लिया था, यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ से बहुत, यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, यहाँ से गए, फिर वापस से यहाँ से गए, यहाँ से गए, तो ये इसका बता रखा है, पूरा घूमे थे ये यहाँ पर, ठीक है। तो और इन्हों के बारे में, ये किसके रेन के अंदर थे, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो मोरक्कन ट्रैवलर थे, दिल्ली में अराइव हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक में, इनको जज भी सर्व करा था ऐसा दिल्ली के कोर्ट में। और इन्होंने जो अपनी ट्रैवल, जो इनकी किताब है वो लिखी है, उसका नाम क्या है, रहीला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, अल बरूनी किताबुल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो अल बरूनी की जो किताबुल हिंद है ना वो रिटर्न करी गई थी अरेबिक में। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट रिटन इन अरेबिक कवरिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, कस्टम्स एंड सोशल लाइफ, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, उसके अंदर करी गई थी। यहाँ पे संस्कृत के यूज वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें देख लो, है ना। कास्ट सिस्टम भी बताया था उन्होंने इंडिया में। और तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरेबिक। पढ़ना है तो पढ़ लेना। मैं देखो ये सारी चीज़ें जो मैं लगाती हूँ ना, ये क्यों लगाती हूँ, उसके 2-3 रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि मैं आपको प्रूफ कर दूँ कि जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ वो गलत नहीं बता रही। दूसरी बात ये होती है कि जब मैंने आपको आंसर बता दिया तो आपको अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़नी होती है तो आप वो पढ़ सकते हो, और आपको अब जब आप आंसर की से आंसर चेक कर रहे हो तो आप वो भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, अरेबिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स आर करेक्ट। प्रिविलेज जो मिली हुई थी पार्लियामेंट को वो कौन सी करेक्ट है। प्रिविलेज शुड नॉट बी फैटर्ड बाय द आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19(1) क्या है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो 5-6 राइट दे रखे, असेंबली, प्रोफेशन, एसोसिएशन, स्पीच। तो स्पीच वाला जो है उसके बारे में बात होती है। तो ऑब्वियसली बात है अगर वो पार्लियामेंट में स्पीच वगैरह दे रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये बात सही है। फिर यहाँ पे देखो, प्रिविलेजेस मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 20 और 22 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 20 और 22 क्या है, जब हम बात करेंगे 20 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन फॉर ऑफेंस होता है। 21 जो होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है। 22 जो होता है आर्टिकल अपना, वो कौन सा होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो आपको पता होगा सिविल के अंदर आप उसको नहीं कर सकते, क्रिमिनल में आप उनको अरेस्ट कर सकते हो लेकिन सिविल केसेस में नहीं कर सकते। और आर्टिकल 32 जो है वो रिट के मामले में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में है, क्रिमिनल में नहीं है, मैंने अभी बोला तो ये गलत है। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज और हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। नहीं, ये चीज़ गलत है, पार्लियामेंट में ही होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग है ना हेट स्पीच वगैरह देते हैं तो उनको उठा के जेल में डालने की बात करी जाती है। तो वो जो नेता वगैरह तो देते ही रहते हैं इनको भड़काने वगैरह के लिए, तो यहाँ पे ही नॉर्मल बात होती है। लेकिन स्पीच, हेट स्पीच देना, लेकिन
पार्लियामेंट में आप दे सकते हो लेकिन बाहर नहीं। और फिर पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट के रूल्स वगैरह होते हैं और पार्लियामेंट की मर्यादा भी ऐसा बोला जाता है, उसका ख्याल रखना होता है। तो आपसे पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2, क्योंकि ये और ये करेक्ट है और ये दोनों गलत है। तो आंसर 1 and 2। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी इज करेक्ट। पार्लियामेंट कमेटी के बारे में इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो, मेंबर्स आर ओनली अपॉइंटेड नहीं, मेंबर्स आर ओनली इलेक्टेड नहीं, कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं। मेंबर्स आर ओनली नॉमिनेटेड नहीं, मेंबर्स आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन द मोशन मेड बाय और अडॉप्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो ये चीज़ सही है। कमिटीज एस्टिमेट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उनके मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, उनके मेंबर्स के बीच में से चुने जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमेशा नॉमिनेटेड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उनको अपॉइंटेड ही होंगे और या फिर इलेक्टेड ही होंगे। तो ओनली लगा तो ये सारे गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुत ईजी पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a classified category or political parties as outlined by the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी है जो पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में रिकॉग्नाइज नहीं करी जाती। नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट पार्टी होती है, रीजनल पार्टीज भी होती है, लेकिन रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पार्टी, ऐसा कभी कुछ सुना है क्या, कोई रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है लेकिन उसको रजिस्टर कर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 3 वर्ड्स ऐड करे थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो 1, 2 एंड 3, फोर्थ फैटर्निटी को ऐड नहीं करा था। तो 1, 2 और 3 फैटर्निटी पहले से ही प्रेजेंट था। तो 77 का आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ये जो 77 है इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड करे गए थे। तो आगे चलते हैं, ये तो ईजी है, इसमें इसको समझाने का सही मतलब नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइसर टू द, एडवाइसर कौन था, तो BN राव थे। लीगल एडवाइसर की अगर बात करोगे तो BN राव थे और इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने बर्मा जो है म्यांमार है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी मदद करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। अम्बेडकर तो हेड थे, पिता भी सीतारामैया भी नहीं थे, अलाहाबादी कृष्ण स्वामी भी नहीं थे, ये मेंबर थे। ठीक है, ये तो मेंबर थे और ये जो थे वो हेड थे और ये लीगल एडवाइसर थे। फिर उसके बाद देखो, इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड। रिट जो होती है वो किसके द्वारा इशू, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। 226 हाई कोर्ट का ही है, शायद कंफर्म करना एक बार। तो ओनली ये दोनों गलत है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ओनली, ये चीज़ जो है यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 मैंने बता दिया, आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो होता है वो रिट्स को इशू नहीं करता। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 80, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो किसके अंदर आता है, तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 4 DPSP और पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बात है तो पार्ट सेकंड के अंदर आता है। पार्ट याद होंगे तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली ये यहाँ पे बोला गया है, रिसेंटली अ रेयर काइंड ऑफ द येलो टर्टल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट में देखा गया है। तो ये यार ये वाला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, अगर आंसर करना है तो आंसर मैं बता सकती हूँ, इसका उड़ीसा था। यहाँ पे पूछा गया है कि ASEEM इसका क्या फुल फॉर्म है, तो ये जो ASEM है इसका है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आंसर हो जाएगा बी, करंट का क्वेश्चन है, कोई स्कीम वगैरह रही होगी इसलिए पूछा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय, स्टे इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर पढ़ो, ये किसके द्वारा चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंडिया, स्टे इन इंडिया और स्टडी का किसके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन द मून। मून के द्वारा क्रेटर लेक कौन सी है, लोनार लेक है। लोनार लेक के बारे में आपको लोगों को पता है, मैंने बताया था क्रेटर लेक है। तो क्रेटर लेक जो है वो महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक है, उसी के अंदर जो मून के जो सब्सटेंस है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। पेंगोंग लेक पता है, चिल्का उड़ीसा के अंदर पता है, ये तो सबसे बड़ा लगून है। फिर लोकटक लेक मणिपुर के अंदर, फुमडीज वाला अपन ने पढ़ा था कि फ्लोटिंग है वहाँ पे स्कूल वगैरह। और पेंगोंग लेक जो लद्दाख के अंदर है, इस पर हमेशा विवाद वगैरह, चाइना और बाउंड्री पे आती है इसलिए। फिर यहाँ पे देखो, प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड हाउ मेनी व्हील्स, कितने व्हील्स हैं प्रज्ञान के अंदर, ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D6। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम पे भेजा था इसलिए। अभी क्या बोला गया है, इफ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 क्या होता है हमारे पास, m मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो होगा किसी भी बॉडी का, वो कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन
यहाँ पे बोला है फोर्स को लगाने से जो लीनियर मोमेंटम है वो डबल हो चुका है, डबल हो चुका है तो 2p हो गया। तो यहाँ पे 2 से अपन को क्या करना पड़ेगा, मास और v2 करना पड़ेगा, या फिर ऐसे v रहने दो। तो यहाँ पे ये डबल हुआ है तो मास तो अपना कांस्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी उसकी डबल हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पहले वाले के फर्स्ट वाले केस में कितनी होगी, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सेकंड वाले केस में जब वो डबल हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ m v का स्क्वायर, और v जो है अपने पास वो कितना है 2v। तो यहाँ पे इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एम v का स्क्वायर की जगह मैं 2v, इसको 2 ले लो ना तो इजीली हो जाएगा। 2v का स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी को तो ये क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गई 4 टाइम्स हो गई। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इजी सा न्यूमेरिकल था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस फॉर्मूला बता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अपना, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू मास m1 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर या फिर r का स्क्वायर, जो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये ऐसे होता है ना, g m1 m2 अपन ऐसे ही तो लिखते थे सिंपली, और उसको d स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर 2 बॉडी है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स से। पहले d था, अब वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो पहले इनके बीच में d था, अब क्या हो गया, d था। अब 2 बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2d हो गया। तो यहाँ पे g m1 m2 और ये क्या हो गया 2d, तो ये क्या हो गया 4d का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे f आ जाएगा। तो यहाँ पे जो f है, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो पुल है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी। तो यहाँ पे ये जो 4 है वो डिक्रीज हुआ कितने टाइम से, 4। यहाँ पे कितना था 1 और यहाँ पे कितना हो गया 4। तो जो अगर आपके डिनोमिनेटर में है, देखो ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 4d का स्क्वायर, तो 4 से ले लो। तो यहाँ पे अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर ये 4 वैल्यू आई है तो ये डिक्रीज होगा कितने से, 4 टाइम्स से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन की दे रखी है, वो पूछिए कौन सी करेक्ट नहीं है। अब न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, ये बात सही है। न्यूट्रॉन पॉजेस 0 चार्ज, ये भी सही है। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियर, ये भी सही है। न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक, नहीं ये चीज़ गलत है, रिवॉल्व नहीं करते। तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। नॉट करेक्ट में पूछा, आंसर क्या हो जाएगा डी। न्यूट्रॉन का पता ना आपको, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे अपन ने देखा था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू अल्ट्रावायलेट यूवी रेज इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ये बात सही है। ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ये कर सकती है। फिर यहाँ पे पूछा लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसवर्सल होती है। वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन विजिबल लाइट, तो ये वाली बात भी सही है। अब देखो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट्स जो होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। इसकी जो रेंज होती है 4 × 10⁻⁷ m से 6 × 10⁻⁻10 m के बीच में इसकी रेंज होती है। या यूवी लाइट जो होती है लार्ज क्वांटिटी हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए। ये ओजोन लेयर को अब्जॉर्ब करने के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे यूवी रेज के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें दे रखी है, आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेना, ठीक है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ट्रांसवर्स होती है। इसकी वेवलेंथ जो है एक बार मैंने आपको करवाया था, इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था जब वेवलेंथ वाला पूरा चार्ट बताया था, तो उसके अंदर देखना। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है विजिबल से, तो ये आंसर वहां पे हो जाएगा। ये वाला 90 क्वेश्चन देखो, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय c एंड द मीडियम इज v, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये तो सबको पता है कि n होता है, ये क्या होता है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इन मीडियम। अब ये आंसर हो जाएगा इसका c, b मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो बहुत ईजी था, फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। अंडर द किंगडम, यहाँ पे प्लांट किंगडम के बारे में आपको बोल रखा है कि कौन सा इंडिविजुअल है जो प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक ही होता है। एक्वेटिक कौन सा होता है, ये चीज़ पूछी गई है हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगी। अलगी अपने पानी के अंदर ही देखी होगी। यहाँ पे बायरोफाइटा और यहाँ पे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म अपन ने पहले एक बार मैंने आपको करवाया था, इससे पहले किसी पेपर में, शायद 2020 या 19 का पेपर है, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। मैंने यहाँ पे आपको लगा भी दिया, आपको सारा पढ़ना है तो एनसीईआरटी में क्या चीज़ कह रखी है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अ रोज प्लांट बिलोंग्स टू अ टेक्सोनॉमी कैटेगरी कॉल्ड। किसके अंदर बिलोंग करते हैं, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो रोज जो होता है ना वो आता है, तो वो स्पीशीज़ के अंदर आता है, एक जाति के अंदर आता है। देखो यहाँ पे ऐसे बता रखा है, इसकी 300 स्पीशीज़ होती हैं रोज़ की। ये रोज़ा जीनस जो होती है इसकी जो जीनस होती है वो रोज़ा कहलाती है, जो कि फ्लावर इट बियर्स, जो फ्लावर इसका मतलब होता है फ्लावर जो वो बियर करता है। फिर इनकी जो लाइफ होती है वो मोर देन 2 ईयर्स होती है। इसके बारे में टेक्सोनॉमी के जो लेवल्स है ना वो देख लो, किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, स्पीशीज़ आता है। तो स्पीशीज़ होती है, फिर स्पीशीज़ से ऊपर जीनस आता है, फैमिली, ऑर्डर, और ये सारी चलती है। तो इसके हिसाब से आप इसको देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीशीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, पर्ल्स जो होते हैं वो
कहाँ से हार्वेस्ट करे गए हैं, वो आंसर ऑयस्टर होता है। देखो एक बार मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जो चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर उसकी, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने हमको खोल के भी दिखाया था मोती, तो वो जो ऑयस्टर्स होते हैं ना उसके बीच में दिखाते हैं। और अगर आप के ड्रामा वगैरह कोरियंस वगैरह के देखते होंगे तो वहाँ पे वो दिखाते हैं, मतलब नॉर्मल है उनके वहाँ पे, क्योंकि वो लोग तो ये खाते हैं। तो वो ऑयस्टर्स की जो जीजू आइलैंड है वहाँ पे वो दिखाते हैं कि वहाँ पे वो लोग ये पकड़ने जाते हैं, मछली पकड़ने, मतलब ये पकड़ने जाते हैं नीचे से। तो इसमें क्या निकलते हैं, पर्ल्स निकलते हैं। तो ये देखो इसके अंदर ऐसे ये पर्ल्स निकलते हैं, सब में नहीं निकलते, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये ऐसे पर्ल्स निकलते हैं इसके अंदर। मैंने एग्जाम्पल लगा दिया। यहाँ पे टूना तो फिश होती है जहाँ तक मुझे पता है, प्रॉन भी पता है, लेकिन पाइला मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे टूना फिश है, प्रॉन्स पता है ना, केकड़े टाइप होता है। फिर यहाँ पे ऑयस्टर भी ऐसा कुछ एनिमल होता है, तो इसको भी खाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 97th क्वेश्चन देखो, द सिंबल ऑफ एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। सिंबल जो था एलिमेंट का वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, तो वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे जॉन जेकब बर्जीलियस के द्वारा करा गया था, तो इसका आंसर होगा इन्होंने डिस्कवर भी करे थे एलिमेंट्स को, जैसे सीरियम हो गया, सेलेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जिरकॉनियम, टाइटेनियम और थोरियम को। फिर रॉबर्ट बॉयल जो अपन पता है फादर ऑफ गैसेस, बॉयल्स लॉ अपन पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। फिर यहाँ पर एंटोनी लेवोजियर जो होता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहे जाते हैं। जॉन डाल्टन जो होते हैं एटॉमिक जो फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी और चीज़ें देख लो, इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी रिसर्च जो कलर ब्लाइंडनेस हुई थी उसके अंदर भी हुई थी। फिर यहाँ पे इनके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंच केमिस्ट थे जिनको हम जानते हैं फाइंडिंग ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सीजन प्लेड ड्यूरिंग द कंबशन के दौरान ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। और रॉबर्ट बॉयल तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने बॉयल्स लॉ दिया था, तो ये फाउंडर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री के जाने जाते हैं, अमॉन्ग द फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री में जाने जाते हैं। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड होता है स्टैंडर्ड प्रेशर के अंदर, तो हमसे ये पूछा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन एंड मर्क्यूरी। ये दोनों, ये तो देखो उसको समझाने का तो कुछ है नहीं कि रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड होता है। मर्क्यूरी तो होता है, उसके साथ साथ ब्रोमीन भी होता है। अब मर्क्यूरी को क्विकसिल्वर भी कहा जाता है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया था, किसको याद करना है तो कर लेना। अब 99 वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ऐसा कौन सा जो ऑक्साइड है जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है और बेसिक भी शो करता है। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो मैंने लिख दिया है वैसे तो जिंक ऑक्साइड के बारे में, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो एसिड के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ZnO और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है और H2O बना रहा है। जब बेस के अंदर ZnO प्लस 2NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2 और ये वाला फॉर्मूला बना रहा है, यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन दे रहा है, प्रॉपर एक कंपाउंड बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रटने का है, आपको पता होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं, क्योंकि एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है। सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन कीप्ड इन ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये देखो ये क्वेश्चन एकदम रिपीट है, जिसमें आपको सिल्वर का पूछा गया था, तो मैंने बताया था सिल्वर और सल्फर की कोटिंग हो जाती है, वहां पे कुछ पढ़ा था, एक इक्वेशन भी बताई थी आपको। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, Ag2S। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट रेज थ्रू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल किससे बनेगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको प्लस में और माइनस में पावर दे रखा है, प्लस और माइनस में। तो जो प्लस होता है वो कॉन्वेक्स की बात करता है, माइनस जो होता है वो कॉन्केव लेंस की बात करता है। अब यहाँ पे जो प्लस होगा वो ऑब्वियसली बात है नंबर में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू माइनस में। अब यहाँ पे अगर अपन प्लस में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे डी दे रखा है, तो डी जो होती है वो फोकल लेंथ को, यहाँ पे जो लेंस का पावर होता है उसको मेजर करने की यूनिट होती है। तो जो पावर होता है वो होता है 1/FM, यानी डी डायप्टर लिख सकते हो 1/FM। तो ये हो जाएगा 100। अगर मीटर के अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या डी क्या हो जाएगा, ये जो डी है ये डी क्या हो जाएगा 1/F, और ये मीटर के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर 100/F अगर सेंटीमीटर के अंदर अपन बात करें तो अब यहाँ पे जो ये मेजर होता है पावर का, मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू। मतलब इसका मतलब होता है कि कितने पावर से जो लाइट कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे आ के मिल रही है, डाइवर्ज मतलब अलग अलग जा रही है। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है उसकी एबिलिटी, जो लेंस है बेसिकली वहाँ पे जो लेंस है उसकी जो एबिलिटी रेज होती है या फिर बीम्स आ रही होती हैं, पैरेलल रेज आ रही होती है, उनको कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, ठीक है, अगर वो उससे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो अ लेंस विद अ ग्रेटर पावर विल डाइवर्ज मोर विथ लार्ज एंगल। तो जिसके पास पावर ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा एंगल होगा, ऑब्वियसली बात है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन 2 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है अपने पास, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो डी की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले 2 को लिखते हैं, 2 डायप्टर को लिखते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा 100 फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी F। अगर सेंटीमीटर में करोगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर के अंदर फोकल लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे 100 को करोगे तो 50 आ जाएगी। दूसरा फर्स्ट वाला
ये हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले को अगर आप यहाँ पे करोगे तो ऑरेंज से दिख नहीं रहा था तो इसमें मैंने डार्क कलर ले लिया। सेकंड को देखो ये 2.5 है, 2.5 को आप यहाँ पे लोगे तो ये 100 करोगे और यहाँ पे ये फोकल लेंथ अपन सेंटीमीटर में करेंगे। तो फोकल लेंथ अगर यहाँ पे कर दोगे तो ये 1000 हो जाएगा। 25 का करोगे तो यहाँ पे रुको, इसको सेंटीमीटर में मैं लिख रही हूँ एक बार, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200, 5 हो जाएगा 40। तो ये क्या आ जाएगा 40। अब फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा आ रही है, 50 की ज़्यादा। अपने पास डायोप्टर 2 है, उसकी 50 आ रही है और इसकी 50 आ रही है और दूसरे वाले की कितनी आ रही है, यहाँ पे 40 आ रही है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो पावर, अब देखो जिसका फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो पावर, जो डायोप्टर है या फिर जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे, फोकल लेंथ से। तो जिसकी ये ज़्यादा होगी उसका डायोप्टर कम होगा और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका डायोप्टर ज़्यादा होगा। और डायोप्टर क्या, पावर क्या होती है कि एबिलिटी जिससे वो मेजर करता है कि वो कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ 40 में आ रही है और यहाँ पे फोकल लेंथ 50 में आ रही है। तो 40 में आ रही है एक जगह, फोकल लेंथ 40 में, एक जगह 50 में। तो यहाँ पे 40 छोटा है, तो 40 छोटा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 में है, एक में 50 में है। तो 40 छोटा है तो उसका जो पावर होगा यानी जो डायोप्टर होगा वो ज़्यादा होगा, तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए 40 वाला देखो यहाँ पे किस में है, 40 अपना किस में आ रहा था, सेकंड वाले में 2.5 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पावर का और फोकल लेंथ का इन्वर्सली रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी न्यूमेरिकल है। हमसे क्या पूछा है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। एक लेंस बना रखा है, लेंस से ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 40 सेंटीमीटर पे उस ऑब्जेक्ट को उन्होंने प्लेस कर रखा है, ठीक है। और फोकल लेंथ जो है इसकी कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ जो एफ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं होगा, फोकल लेंथ सेंटर से मेजर करी जाती है। तो द इमेज फॉर्म्ड इन द स्क्रीन, इमेज कौन सी बनेगी, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर COC लिख दूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, 2F, 2 ऑफ फोकल लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 है, ये 25 है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना आएगा वो 2F कहाँ पर आएगा, ये 50 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये 50, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है ये 40 है, ये 25 है। तो यहाँ पे ये जो 2F आएगा ये आएगा अपने पास कितना, 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो जो इमेज जो अपनी प्लेस करी गई है, मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसकी जो इमेज अपनी प्लेस करी गई है वो यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। अब रुको, थोड़ा सा मुझे टाइम भी लग सकता है इसको बनाने में। अब ये चीज़, ये इमेज जो है वो यहाँ प्लेस करी गई है, ये अपना F हो गया, ये अपना 2F हो गया। अब इमेज जब यहाँ पे प्लेस करी गई है तो अपन इसको डायग्राम बनाने से देखते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा। अब उनको पता है कि अपन कैसे डायग्राम, इसके अंदर अपन को कैसे डायग्राम बनाना है वो चीज़ अपन को पता है। एक रेज गई यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से, ये इसका सेंटर है, मैं थोड़ा सा आगे बना दिया इसको, ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, एक मिनट रुको, ये यहाँ से बनाई तो ये डाइवर्ट होकर नीचे चली जाएगी। फिर दूसरी अगर अपन यहाँ से करेंगे तो ये एक जो होती है वो सेंटर से यहाँ से जाएगी, ये वाला सेंटर से, इस वाले सेंटर से जाके ये यहाँ पे मिलेगी, ये यहाँ पे कहीं मिल रही है। तो अगर देखोगे तो ये इमेज है वो यहाँ पे कहीं बनेगी, ये जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी और ये ऐसी कुछ बनेगी। तो ये इमेज ऐसी कुछ यहाँ पे बनेगी। तो ये इमेज को आप देख रहे हो तो ये इमेज क्या है, रियल है, ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और ये इन्वर्टेड है और ये मैग्नीफाइड है। ये इतनी छोटी सी थी, अब ये इतनी बड़ी हो गई, तो ये क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। तो बस आपको पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगानी थी, इसलिए इन्होंने ये वैल्यू दे रखी है। तो इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, हम 103 वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है, एक लाइट रे है जो एंटर करती है। यहाँ पे आपके पास ग्लास मीडियम है, ये ग्लास है, इससे ऊपर जो है अपने पास वाटर मीडियम है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे एक ग्लास मीडियम है और यहाँ से इसके ऊपर जो है वो वाटर मीडियम है, ठीक है। यहाँ से कोई जो रे है वो एंटर कर रही है, लेकिन वो कितना बना रही है, 0 डिग्री का एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर ये वाली देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अगर इसके बारे में बात करोगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, जहाँ पे रेज आ रही होती है, अगर वो 0 होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर देन साउंड। ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो ये बताता है कि जो लाइट होती है वो बहुत ट्रैवल जल्दी करती है, किससे, साउंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थंडरिंग। जो बिजली कड़कती है ना, अगर आपने देखा होगा पहले लाइट होती है फिर आवाज आती है घड़घड़ा के, तो वो जो होती है वहाँ पे ये फिनोमेना शो करता है कि जिसके अंदर जो लाइट होती है ना वो जल्दी ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू साउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था ये, तो आपको एक कॉन्सेप्ट जो है आपने देख रखा होगा डेली लाइफ में भी। Which one of the following combination of the source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object? तो
यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन आप करोगे जिसके अंदर सोर्स और स्क्रीन के अंदर जो शार्पेस्ट जो शेडो बनेगी ना, वो जो शेडो बनेगी वो एकदम शार्प होगी ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर इसके अंदर हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट सोर्स होगा और ओपेक स्क्रीन होगी। तो जो शार्पनेस होती है ना शेडो की, वो डिपेंड करती है उसके साइज पे, लाइट सोर्स पे, और डिस्टेंस जो है सोर्स का, ऑब्जेक्ट का और स्क्रीन का। तो यहाँ पे स्मॉल साइज की होगी शार्पेस्ट, अगर आपको शेडो बनानी है तो स्मॉलेस्ट साइज इमेज होगी, और शॉर्ट डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। ये सारी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन ये ध्यान रखना पॉइंट जो होता है अगर जितना छोटा होगा ओपेक मीडियम है उससे उतनी ही छोटी इमेज भी बनेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंटेड शार्प मतलब एकदम तीखी सी, एकदम एग्जैक्ट बननी चाहिए। नॉन कन्वेंशनल, अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तो बहुत इजी सा है, आपको पता होगा। कन्वेंशनल वो होते हैं सोर्सेज जो खत्म होते जाते हैं अगर हम उनका यूज़ करेंगे, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। लेकिन सोलर एनर्जी है वो खत्म नहीं होती, तो इसलिए हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल। हमसे नॉन ही पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा, सोलर, सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइलम इज करेक्ट। फाइलम के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है। फाइलम को मैंने आपको याद कराया था कि फाइलम जो होता है वो क्या करता है, खाना लेकर जाता है, याद है ना, खाना बताया था फाइलम फूड। जाइलम जो होता है वाटर को लेकर जाता है सॉल्यूट के साथ डिजोल्व करके, तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल, ये चीज़ गलत है। जाइलम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। अब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, खाना बनाने की प्रोसेस होती है, और खाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो कौन ट्रांसफर कर रहा है, फाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इज अ सिंपल टिश्यू, सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होता है। गिव सपोर्ट, सपोर्ट भी नहीं देता, ये तो ट्रांसफर करने के काम में आता है टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना इजी सा है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिग्निफाइड जो होती है वॉल्स होती है एंड आर डेड, ये डेड होते हैं। रुको मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बारे में। स्केलेनकाइमा जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, सपोर्ट टिश्यू कंपोज ऑफ एनी ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द हार्ड वुडी सेल्स। मैच्योर जो होते हैं वो यूजुअली डेड सेल्स होते हैं दैट हैव बीन heavily thickened secondary walls containing lignin. The cells are rigid and non-stretchable and usually found in the non-growing region of the plant body such as the bark and the mature stem. तो जो bark वगैरह पे जो पाए जाते हैं उसको कहा जाता है, और यूजुअली क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। लिग्निफाइड होते हैं वॉल। देखो यहाँ पे दो वर्ड हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, समझ लेना। यहाँ पे डेड और डेड ऑप्शन आ रहा है तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन यहाँ पे लिग्निफाइड लिखा हुआ है। लिग्निफाइड क्या होता है, सेल वॉल होती है जो कंटेन करती है लिग्निन को, और इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने पहले नहीं लिखा था। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि प्रोवाइड करता है रिजिडिटी, प्रोवाइड क्या करेगा, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ। उसके बाद यहाँ पे आप बात करोगे इसकी सबराइज्ड की, ये जो होता है ये सबरीन, ये कंटेन करता है सेल वॉल जो होती है, और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब पानी से डरने वाला, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर होता है जो पानी में खराब हो जाता है, पॉलीमर होता है। ये एक्ट एज अ बैरियर टू वाटर एंड गैस एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें यहाँ पे देखो ये क्या करता है, लिनिन को रखता है अपने साथ, लिग्नाइन को, ये देख लो यहाँ पे क्या रखता है, लिग्नाइन को अपने साथ रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा का लिग्निफाइड वॉल और डेड होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा लगा भी रखा है, पढ़ भी लेना। और ये जो तीनों में ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए ये भी देख लेना। अब सेलुलोज आपको पता होगा, और लिग्निफाइड मैंने आपको बता दिया। सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज वगैरह के, उसके अंदर आपने पढ़ रखा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इन ह्यूमन बीइंग द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल, जो नॉर्मल फीमेल के बर्थ को डिटरमाइन करता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा, फीमेल के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम्स के होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स और वाई, तो एक्स वाई होता है, तो ये फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं और ये मेल के होते हैं। तो अगर ये एक्स आया फादर से तो फीमेल होगी, और अगर ये बाय आया तो ये मेल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जेंडर होता है वो डिसाइड कौन करता है, जो मेल है उसके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। एक्स और एक्स मिलकर फीमेल बनाते हैं, और दोनों, एक जो एक्स होता है वो किससे आया होता है, फादर से आया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन, जो एंटीबायोटिक होते हैं पेंसिलिन, वो क्या करते हैं, हमसे ये चीज़ पूछी गई है इस वाले क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोला है, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बन रही होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। आरएनए सिंथेसिस, ये सारे गलत हैं, इसमें सिर्फ इसका आंसर ये है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो पेंसिलिन का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, पेंसिलिन जो होती है बाइंड करती है ट्रिसपेप्टिसाइड
बेस को जो इनहेबिट करता है इसके फंक्शन को, विदाउट क्रॉस लिंकिंग द सेल वॉल बिकम वीक एंड स्टेबल। तो ये क्या प्रोसेस होती है, किसके अंदर होती है, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, लेकिन याद रखना कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है उसको डैमेज कर देती है। अगर उसको डैमेज कर देगी तो ऑब्वियस सी बात है जो बैक्टीरिया उसकी डेथ होने लग जाएगी, मतलब वो एक्टिव नहीं रह पाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हाइड्रोजन के आइसोटोप अपन ने पढ़े हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है। 2 या 3 क्वेश्चन इससे अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो आपसे पूछा गया रेडियो एक्टिव कौन सा आइसोटोप है, तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो ट्रीटियम है। अब यहाँ पे प्रोटियम अपन को पता है, ड्यूटेरियम पता है और ट्रीटियम पता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोनियम भी है। मैंने भी पहली बार देखा था, H3O+ है। ये कॉम्बिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन आयन का। तो यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, और इसके साथ हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम बनाते हैं। तो अपन को रेडियो एक्टिव पूछा था तो वो ट्रीटियम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करा जाता है। क्योंकि इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में रह सकते हैं और यहाँ पे लो रिएक्टिविटी होती है। तो इसका आंसर है ए। समझाने का कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करके ऑक्साइड्स नहीं बनाएगा, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर आप लोगों को पता है, सिल्वर के अंदर जो करोजन होता है वो सल्फर के साथ होता है, गोल्ड के साथ ऑक्साइड का होता है। ये अपन ने पहले भी क्वेश्चन करा था। लेड भी बनाएगा, पीबी आपने ये बनाया, PbO पढ़ा होगा, टिन के साथ भी पढ़ा होगा आपने, लेड के साथ भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम के MgO2 तो आपने पढ़ा ही है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे सिल्वर हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनाता। अपन को लगेगा कि करोजन जो सिल्वर होता है, जो ऑर्नामेंट्स अपन पहनते हैं, गोल्ड में ऑक्साइड का जो होता है रिएक्शन होता है, लेकिन सिल्वर में सल्फर के साथ होता है। तो देखो उस चीज़ से ये चीज़ पता चल गई, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसकी होती है 285। तो यहाँ पे तो अगर ये 3 को गेन करेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 5 को अगर लूज कर देगा, हटा देगा, तो भी हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी होती है 3 और 5 दोनों ही होती है। 3 और 5 किस में दे रखी है, ऑप्शन डी में दे रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव। जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो क्या चीज़ देगा, तो वो देगा PbO और N2। देख लो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये देगा 2PbO लेड ऑक्साइड, 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस में दे रखा है और PbO किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। केमिकल रिएक्शन पूछा है इन्होंने डायरेक्टली, तो आंसर है इसका बी। आपको पता होगा तो हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो डीकमीशन एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। देखो यहाँ पे बोला गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द सिंगल टाइटन इन विंबलडन। 2019 का क्वेश्चन है, छोड़ो, किसी ने बीचे तो अभी अपन को मतलब नहीं है। रिसेंटली आइसलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार वर कनेक्टेड विद द मेन लैंड बाय सबमरीन ऑप्टिकल केबल फाइबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड नहीं करा गया है, तो इसका जो आएगा शहीद द्वीप। देखो ये वाला क्वेश्चन करंट का है, इसको देखने का मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को आपको जो बताना है वो ये बताना है। अब देखो क्या कुछ नेम चेंज करे गए थे जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हैवलॉक आइलैंड है ना, उसको स्वराज करा गया है। यहाँ पे जो नील है उसको शहीद करा गया है, और यहाँ पे जो रोज है उसको नेताजी सुभाष चंद्र करा गया है। याद करने का मैंने ऐसे तरीका रखा था कि रोज दिया है नेताजी सुभाष चंद्र को, हैवी है, हैवी लॉक लगा था किस पे, स्वराज पे, भारत के स्वराज पे। और नील जो शहीद हो जाते हैं ना, शहीद हो जाते हैं, उनका खून जो होता है वो रेड नहीं होता, नीला होता है। मैंने बस ऐसे ही याद कर लिया था, ठीक है। तो ऐसे नील, शहीद यानी नील, और हैवी होता है स्वराज को, और रोज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो ये सारी याद कर लेना। डंकन पैसेज में आपको बता चुकी हूँ, कोको चैनल, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल याद रखना, मैंने आपको बोला था। यहाँ पे ये जो चैनल है ना, एक बार ये भी देख लो, ये डंकन चैनल जो है इन दोनों के बीच में आता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है। फिर कोको चैनल भी देख लो, कोको चैनल यहाँ पे ऊपर आता है, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन अगस्त 2020 हु अमंग द फॉलोइंग। इसके अंदर करंट के ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। श्रीलंका का कौन PM बना था, छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस आर रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इमरजेंसी। ये भी छोड़ दो, करंट का क्वेश्चन है, शायद मॉरिशियस था इसका आंसर। ये वाला जो वीडियो है ये इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ये वाला पेपर अपन 2020 के दोनों पेपर खत्म हो गए, और इसके अंदर जो कट ऑफ है वो साइट पे जाना UPSC की, वहाँ से मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे देख लेना और अपना चेक कर लेना। और इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला जो ईयर है उसके पेपर्स के साथ मिलेंगे, जनरल स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज कह लो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।